ग्रीष्मा अपने मन में वापस जाने का निश्चय कर चुकी थी और कहीं ना कहीं वो ध्रुव को फिर से पाना चाहती थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ध्रुव अब तारा के साथ आगे बढ़ चुका था। जब ध्रुव अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने देखा दरवाजा अंदर से बंद था। उसे दरवाजा खटखटाते हुए कहा, तारा, तुमने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम्हें भूख से चक्कर तो नहीं आ गए? वो बोले जा रहा था कि तभी दरवाजा खुल गया। तारा को देखते ही ध्रुव कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। तारा ने अपनी शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था, हल्का मेकअप, माथे पर बिंदी और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान क्यों हो जाती हो? तारा ने पूछा। ध्रुव धीरे से मुस्कुराया। जब हमारी शादी हुई थी तब सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि मैं तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया था। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मन कर रहा है तुमसे फिर से शादी कर लूं। तारा मुस्कुरा दी। थैंक यू। क्या आप मेरी थोड़ी मदद करोगे? तुम तो पूरी तरह तैयार हो, फिर कैसी मदद? तारा ने अपनी ज्वेलरी दिखाते हुए कहा। ये सिर पर कैसे पहनते मुझे समझ नहीं आ रहा, अकेले नहीं हो रहा। इतनी सी बात? ध्रुव ने उसे टेबल पर बिठा दिया और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। तारा आईने में खुद को देख रही थी, जबकि ध्रुव उसके बालों को संभालते हुए उसे ज्वेलरी पहना रहा था। देखो कितना आसान है। हाँ, बहुत आसान है। तारा बुदबुदाई। सब कुछ आसान है, ज्वेलरी पहनाना आसान है, केयर करना आसान है, गले लगाना आसान है, माथे पर किस करना भी आसान है, लेकिन ये कहना इतना मुश्किल क्यों है ध्रुव कि आप मुझसे प्यार करते हो? उसकी धीमी आवाज ध्रुव के कानों तक पहुंच गई। ध्रुव ने मन ही मन कहा, शिकायतें तो ऐसी कर रही है जैसे खुद ने बता दिया हो। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं, शुरुआत हमेशा लड़कों से ही क्यों चाहती है? जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हें ही शर्माए, लड़के भी तो शर्मीले हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ध्रुव ने पूछा। आप नहीं जानते मैं क्यों देख रही हूँ? आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आपको तो हर बात मुंह से सुननी होती है। हाँ, तो क्या दिक्कत है मुंह से कहने में? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तारा ने मुंह बनाकर कहा। एग्जैक्टली ध्रुव, जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। तभी ऊपर से रत्ना जी की आवाज आई। ध्रुव, चांद निकल आया है। हाँ माँ, बस आते हैं। उसने तारा की तरफ देखा। चलो अब ऊपर चलते हैं। तारा मुस्कुराकर उसके साथ चल पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए ध्रुव ने मन ही मन सोचा, अगर इससे कुछ सुनने की उम्मीद रखी ना तो जिंदगी भर इंतजार ही करता रहूंगा। लगता है पहल मुझे ही करनी पड़ेगी। उधर तारा भी मन में सोच रही थी, अब मुझे ध्रुव को और परेशान नहीं करना चाहिए। आज पूजा के बाद मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। वैसे भी कौन सा ना सुनने का डर है। कुछ देर बाद दोनों छत पर पहुंचे। तारा ने चांद को देखा, उसकी पूजा की और फिर छलनी से ध्रुव को देखा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और उसका करवा चौथ का व्रत पूरा करवाया। पूजा के बाद तारा ने रत्ना जी के पैर छुए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। हमेशा दोनों ऐसे ही खुश रहो। तभी साक्षी बोली, वैसे माँ, भाभी हमारे पैर नहीं छुएंगी क्या? रत्ना जी हंस पड़ी। बड़े अपने छोटों के कब से पैर छूने लगे? साक्षी तुरंत तारा के पास पहुंची। ठीक है, फिर मैं फ्री में ही आशीर्वाद दे देती हूँ। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। साहित्य भी आगे बढ़ गया। और जल्द से जल्द हमें चाचू और बुआ बना दो। उसकी बात सुनकर तारा शर्म से लाल हो गई और ध्रुव खांसने लगा। रत्ना जी ने दोनों को घूरा। मैं देख रही हूँ तुम दोनों को ज्यादा ही बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो। जब देखो ध्रुव और तारा को परेशान करते रहते हो। साहित्य ने मासूमियत से कहा, हम कहाँ परेशान कर रहे हैं माँ, हम तो बस अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं। सब हंस पड़े। फिर रत्ना जी ने पूछा, ध्रुव बेटा, काफी देर हो गई है, तुम भी खाना खा लो। और तारा ने भी पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। नीचे आ रहे हो या खाना कमरे में भिजवाऊं? ध्रुव कुछ कहता उससे पहले तारा बोल पड़ी, नहीं माँ, हम सबके साथ ही खाना खाएंगे। दादी भी नीचे अकेली हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना है। रत्ना जी ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और नीचे जाने लगी। जाते समय वो साहित्य और साक्षी को भी अपने साथ ले गए। अब छत पर केवल ध्रुव और तारा रह गए थे। तारा भी नीचे जाने के लिए मुड़ी, लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बात तो मुझे भी आपसे करनी थी, लेकिन फिलहाल मेरा पेट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि प्लीज कुछ खाने को दे दो। ध्रुव हंस पड़ा। हाँ, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और दोनों साथ साथ नीचे आने लगे। सीढ़ियां उतरते समय तारा की चूड़ियों का झुमका ध्रुव के कुर्ते में अटक गया। तारा आगे बढ़ने लगी, लेकिन रुकना पड़ा। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे छुड़ाने लगा। देखो, अब तुम्हारी चूड़ियां भी मुझसे अलग नहीं होना चाहती। उसकी बात सुनकर तारा के गाल गुलाबी हो गए। उसे पलके झुकाते हुए धीमे से कहा, हाँ, अब ये भी आपके पास आने के लिए बेकरार है। ध्रुव कुछ पल उसे देखता रहा। बस थोड़ा समय और, फिर इन्हें और तुम्हें जिस चीज का इंतजार है वो भी हो जाएगा। तारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। ध्रुव ने धीरे से झुककर उसकी एक आंख पर किस कर दिया। तारा की सांसें थम सी गईं। वे दोनों अपने छोटे से संसार में खोए हुए थे कि तभी नीचे से रत्ना जी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, जल्दी नीचे आ, देखना माँ को क्या हो गया। दोनों एकदम चौंक गए और भागते हुए नीचे पहुंचे। साहित्य फोन पर एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था। गायत्री देवी अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिरी हुई थी और बेहोश पड़ी थी। रत्ना जी और साक्षी मिलकर उन्हें बिस्तर पर लिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घबराहट के कारण रत्ना जी के हाथ कांप रहे थे। माँ, दादी को क्या हो गया? तारा घबराकर उनके पास पहुंची। वो तुरंत रत्ना जी की मदद करने लगी। ध्रुव ने साक्षी और रत्ना जी को एक तरफ किया और तारा के साथ मिलकर गायत्री देवी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। शायद बीबी की समस्या हो गई होगी। ध्रुव ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। रत्ना जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं बेटा, माँ सुबह से कह रही थी कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने डॉक्टर को बुलाने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का, तबीयत खराब होती है तो उसी समय डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? जब मामला बिगड़ जाता है तब डॉक्टर की याद आती है। उसकी आवाज में गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी। गायत्री देवी को उस हालत में देखकर वो खुद भी बहुत घबरा गया था। तारा ने धीरे से कहा, आप लोग प्लीज घबराइए मत, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गायत्री देवी की हालत देख वो भी अंदर से पूरी घबरा चुकी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई। वार्ड बॉय गायत्री देवी को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। एम्बुलेंस में बैठने से पहले ध्रुव ने कहा, साहित्य, साक्षी, तुम दोनों घर पर रहो और माँ का ध्यान रखना। मैं और तारा सब संभाल लेंगे।
लेकिन रत्ना जी तुरंत बोली, नहीं बेटा, मैं माँ को अकेले छोड़कर घर पर नहीं रह सकती, तुम तारा को घर पर छोड़ दो प्लीज। ध्रुव ने उनका हाथ पकड़ा। माँ, मैं आपको हर अपडेट देता रहूंगा, अभी काफी देर हो गई है, प्लीज समझिए। काफी समझाने के बाद वो किसी तरह रत्ना जी को घर पर छोड़ने में सफल हुआ और तारा के साथ अस्पताल चला गया। रास्ते में अस्पताल को फोन करके इमरजेंसी टीम तैयार रखने के लिए कह दिया गया था। गायत्री देवी को तुरंत अंदर ले जाया गया। ध्रुव और तारा वेटिंग एरिया में खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। ध्रुव लगातार इधर उधर टहल रहा था। तारा उसके पास आकर कहने लगी, ध्रुव प्लीज घबराइए मत, अगर आप ही ऐसे रिएक्ट करेंगे तो माँ को कौन संभालेगा? आप उनका स्वभाव जानते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। ध्रुव की आंखें भर आई। तारा, दादी को कुछ होगा तो नहीं ना? उसकी आवाज कांप रही थी। पापा के जाने के बाद मैं दादी का जाना सहन नहीं कर पाऊंगा। मैंने माँ के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे दादी की हालत ठीक नहीं लग रही। तारा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम भगवान से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ध्रुव ने चुपचाप सिर हिला दिया और पास रखी बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। मिस्टर सिंघानिया। ध्रुव तुरंत खड़ा हो गया। जी डॉक्टर। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी दादी को हार्ट अटैक आया है। इस उम्र में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और उन्हें पहले से बीपी की समस्या है। ध्रुव का चेहरा उतर गया। उसने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, ये उनका पहला अटैक है, हम सर्जरी कर देंगे ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो। पहले अटैक के बाद दूसरा स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हम देर नहीं कर सकते। आप जल्द से जल्द सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। तारा ने तुरंत पूछा, लेकिन दादी अब ठीक है ना? हाँ, अभी वो खतरे से बाहर है और उनकी हालत स्थिर है, लेकिन हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ध्रुव ने तुरंत रत्ना जी को फोन किया, लेकिन तारा के कहने पर उसने हार्ट अटैक की बात उनसे छिपा ली। चलो शुक्र है भगवान का कि माँ ठीक है। इसे तुम लोग कब तक घर आ रहे हैं? रत्ना जी ने पूछा। ध्रुव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, माँ मैं आज रात यहीं दादी के पास रुकूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें परसों तक डिस्चार्ज कर देंगे। तारा घर आ जाएगी, आप ड्राइवर को भेज दीजिए। रत्ना जी ने हामी भर दी और फोन रख दिया। फोन करते ही ध्रुव ने देखा कि तारा उसे गुस्से से घूर रही थी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, उसने साफ शब्दों में कहा। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो तारा जिद मत करो, तुम सुबह भी जल्दी उठी थी और अभी भी बहुत थकी हुई लग रही है। ऊपर से इतनी भारी ड्रेस और इतनी सारी ज्वेलरी, पूरी रात अस्पताल में कैसे बिताओगी? तारा ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। वो मेरी समस्या है, मुझे कैसे मैनेज करना है मैं देख लूंगी, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ध्रुव ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हें इस स्थिति में भी जिद करनी है? तारा तुरंत बोली, मुझे इस स्थिति में अपने दोस्त के पास रहना है जिसे इस वक्त मेरी जरूरत है। आप परेशान हैं ध्रुव, आपको क्या लगता है आपको यहाँ इस हालत में छोड़कर मैं घर जाके आराम से सो पाऊंगी? उसकी बात सुनकर ध्रुव कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन कम से कम घर जाकर कपड़े बदलकर वापस आ जाओ। तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, दादी की तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। तुम चाहो तो वापस आ जाना, लेकिन पहले खाना खा लो। तारा ने फिर से हिलाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको एक बात कितनी बार समझाऊं? ध्रुव ने इस बार बहस नहीं की, वो जाकर बेंच पर बैठ गया। तारा वहीं खड़ी उसे देखती रही। कुछ देर बाद ध्रुव की नजर तारा पर गई। वो बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। इसके बावजूद वो उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ध्रुव अचानक उठ खड़ा हुआ और रिसेप्शन की ओर चला गया। तारा हैरानी से उसे देखने लगी। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने नाइट ड्यूटी कर रही लड़की से पूछा, क्या यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? लड़की ने घड़ी की तरफ देखा। सर रात के 2 बज रहे हैं, आपको इस वक्त भूख लगी है? ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया, मुझे नहीं, आज मेरी वाइफ का करवा चौथ का व्रत था, वो कुछ खा नहीं पाई और हमें इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ा, बस उसी के लिए पूछ रहा। बोलते हुए उसने पीछे खड़ी तारा की तरफ देखा। रिसेप्शनिस्ट ने भी उसकी तरफ देखा। शादी का जोड़ा पहने तारा सचमुच किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। लड़की मुस्कुरा दी। यहाँ इस समय कैंटीन बंद होती है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसने अपने बैग से चिप्स के 2 पैकेट और कप नूडल्स निकाले। रात की ड्यूटी में मुझे भी भूख लग जाती है, इस वक्त इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपकी वाइफ को है। ध्रुव के चेहरे पर कृतज्ञता आ गई। थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। वो सामान लेकर वापस तारा के पास आ गया। तारा उसे देखती रह गई, उसकी आंखें भर आई। उसे मन ही मन सोचा, भले ही आपने कभी अपने होठों से कुछ न कहा, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं ध्रुव। ध्रुव उसके सामने खड़ा होकर बोला, अच्छा तुम बाद में इमोशनल हो जाना, पहले कुछ खा लो। उसने उसका हाथ पकड़ा और बेंच पर बिठा दिया, फिर खुद अपने हाथों से उसे नूडल्स खिलाने लगा। 2-3 कोर खाने के बाद तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए ध्रुव, मेरा मन नहीं है। ध्रुव ने धीरे से कहा, अभी इसी से काम चला लो, मुझे पता है तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। तारा की आंखें नम हो गई। हाँ, मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये मुझे अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी डिश लग रही है। उसे थोड़ा सा नूडल्स लेकर ध्रुव को भी खिलाया। कुछ देर बाद दोनों उसी बेंच पर बैठ गए। तारा ने आंखें बंद करके अपना सिर ध्रुव के कंधे पर रख दिया। अस्पताल के गलियारों में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे तारा को नींद आ गई, लेकिन ध्रुव की आंखों में नींद नहीं थी। वो तारा की तरफ देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी मुश्किल से तुम्हें सब कुछ बताने की हिम्मत जुटाई थी और ये सब हो गया। शायद मैं ही बेवकूफ हूँ जिसने इतनी देर कर दी। मुझे तो 5 महीने पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ तारा। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा। पागल लड़की, बेवजह यहाँ परेशान हो रही है, जबकि मैंने इसे घर जाने के लिए कहा था। उसने गहरी सांस ली। आई होप दादी जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह रत्ना जी अस्पताल पहुंचे। ध्रुव पहले ही डॉक्टर से बात कर चुका था कि वो उनसे गायत्री देवी की असली हालत के बारे में कुछ न कहे। कुछ देर बाद ध्रुव और तारा घर जाने के लिए निकल गए, जबकि रत्ना जी अस्पताल की बेंच पर बैठकर उनके लौटने का इंतजार करने लगी। न्यूयॉर्क में रात के 1 बज रहे थे। ग्रीष्मा और अंश के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी। अंश का स्वभाव थोड़ा लापरवाह था। वो सुबह का झगड़ा लगभग भूल चुका था। वो कमरे में आया और देखा कि ग्रीष्मा सोने के बजाय अपना सामान पैक कर रही थी। ग्रीष्मा को ऐसे पैकिंग करते देख अंश पीछे से आया और ग्रीष्मा को गले लगाते हुए बोला, बेबी तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, तुम हर बात को दिल से लगा लेती हो। मैं जानता हूँ पैसों की कमी की वजह से हम दोनों के बीच बहुत फर्क आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
ग्रीष्मा ने गुस्से में उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अंश ने उसे कसकर पकड़ रखा। अब तो अपना गुस्सा छोड़ दो बेबी, वो उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोला। ये बात तुम्हें तब क्यों याद नहीं आई जब तुमने मुझे सुबह घर से निकाल दिया था? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी? ग्रीष्मा की आवाज भरा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंश ने तुरंत उसे छोड़ दिया और दोनों कान पकड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ग्रीष्मा ने गहरी सांस ली। अंश, यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मैं ध्रुव से प्यार नहीं करती थी, लेकिन कम से कम वो औरतों की इज्जत करना जानता था। अंश का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जो भी हो, तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो तुम कभी आजादी से नहीं रह पाती, तुम्हें उस घर में एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ता। ग्रीष्मा चुप हो गई। उसे चुप देखकर अंश फिर बोला, मैं वादा करता हूँ कि अब तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा और तुम्हें बेहतर जिंदगी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ग्रीष्मा की आंखें नम हो गई। अब तो अच्छी जिंदगी मुझे किसी ख्वाब जैसी लगने लगी है। अंश, सच कहूं तो मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं रहा। अभी तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो कभी अचानक तुम्हारा प्यार जाग जाता है और मुझे शादी से भगा कर ले आते हो। इतना कहकर वो फिर से अपनी पैकिंग करने लगी। अंश उसके पास आ गया। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं कितना भी बुरा हूं, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ग्रीष्मा ने पैकिंग रोक दी और उसकी तरफ मुड़ गई। बस यही वजह है कि आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अंश के गले लगे। प्लीज कुछ सोचो, मुझे भी ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहिए थी। मेरे मॉम डैड ने मुझे हमेशा एक प्रिंसेस की तरह रखा। मैं ध्रुव का नाम लूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन उसने भी अपनी तरफ से मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। अंश उसके और करीब आ गया। लेकिन फिर भी वो मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगा। ये कहते हुए उसने ग्रीष्मा को चूम लिया। वो उसे मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। शायद वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए, क्योंकि कुछ देर बाद दोनों अपने सारे मनमुटाव भूलकर एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। घर लौटने के बाद ध्रुव और तारा अपने कमरे में थे। ध्रुव जल्दी जल्दी सामान समेट रहा था। उसे डर था कि कहीं डॉक्टर रत्ना जी के सामने गायत्री देवी की असली हालत के बारे में ना बता दे। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से टेबल पर रखा फूलदान गिरकर टूट गया। आवाज सुनते ही तारा बाथरूम से बाहर आ गई। ध्यान से तारा, कहीं कांच तुम्हारे पैर में न चुभ जाए। ध्रुव ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको क्या हो गया है? दादी अब खतरे से बाहर है और सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। फिर आपको किस बात का डर है? तारा सावधानी से उसके पास आकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे डर है कि कहीं डॉक्टर दादी के हार्ट अटैक वाली बात माँ को ना बता दे। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। अगर उन्हें अभी सब पता चल गया तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें सच पता चलना ही है। कब तक आप उनसे झूठ बोलते रहेंगे? बस तब तक जब तक दादी की सर्जरी नहीं हो जाती और डॉक्टर ये नहीं कहते थे कि वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। वो कुछ पल रुका। तुमने रात को हॉस्पिटल में रुकने की जिद की, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सर्जरी के समय तुम माँ को घर पर ही रखो और किसी भी तरह उनका ध्यान भटकाए रखो, ताकि वो हॉस्पिटल आने की जिद न करे। इस बार तारा ने बिना बहस किए सिर हिला दिया। दोनों नाश्ता करके हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां रत्ना जी पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही उन्होंने पूछा, ध्रुव, तुमने तो कहा था कि दादी की तबीयत ऐसी थोड़ी खराब हुई है, फिर डॉक्टर मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? ध्रुव ने एक पल के लिए तारा की तरफ देखा और फिर बोला, माँ, आप उनसे मिलकर भी क्या करेंगी? डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए नींद का इंजेक्शन दिया है। वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी तरह की परेशानी हो। रत्ना जी ने सिर हिलाया। अच्छा, लेकिन तू यहाँ क्यों बैठा है? ऑफिस चला जा, मैं और तारा सब संभाल लेंगे। इस बार तारा ने तुरंत बात संभाली। नहीं माँ, ध्रुव सब संभाल लेंगे, इस समय मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है। रत्ना जी घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कि जब दादी घर लौटे तो हम घर को सजा कर रखें, उन्हें अच्छा लगेगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? रत्ना जी मुस्कुरा दी। तुम बच्चे भी न जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्लान लेकर आ गए। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। फिर उन्होंने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव, मैं तारा के साथ घर जा रही हूँ, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ध्रुव ने सिर हिला दिया। जाते वक्त तारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। सब संभाल लूंगी। ध्रुव ने भी मन ही मन कहा। मैं जानता हूँ तारा, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को अपना लिया है। शायद इसी वजह से इतने कम समय में तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसी समय डॉक्टर उसके पास आए। मिस्टर सिंघानिया, सर्जरी से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ताकि हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें। जी डॉक्टर, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी दादी ठीक हो जाए। डॉक्टर मुस्कुराए। आप चिंता मत कीजिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। सर्जरी के बाद हम एक नर्स भी नियुक्त कर देंगे जो 24 घंटे उनका ध्यान रखेंगे। ध्रुव ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। शाम करीब 5 बजे गायत्री देवी की सर्जरी शुरू हुई और 7 बजे जाकर खत्म हुई। ध्रुव ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से बैठा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, दादी ठीक तो हैं? ध्रुव ने डरते हुए पूछा। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया, सर्जरी सफल रही। ये सुनते ही ध्रुव की आंखें बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली। इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून के भाव दिखाई दे रहे थे। अब वो रत्ना जी को सारी सच्चाई बता सकता था। डॉक्टर ने पूरी तरह गायत्री देवी को ऑब्जर्वेशन में रखा, इसलिए ध्रुव भी वहीं उनके साथ रुका रहा। सुबह हो जाने के बाद भी गायत्री देवी को होश नहीं आया था। ध्रुव उन्हें नर्स के पास छोड़कर कुछ देर के लिए घर गया ताकि रत्ना जी को सब सच बता सके। उधर रत्ना जी घर में सबके साथ मिलकर गायत्री देवी के आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने उनके स्वागत की भी तैयारी कर रखी थी। जैसे उन्होंने ध्रुव को अकेले देखा, वो घबरा गई। ध्रुव, तू अकेले घर क्यों आया है? तेरी दादी कहाँ है? और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? उन्होंने पूछा। माँ, घबराइए मत, मैंने आपसे कहा था ना कि छोटी छोटी बातों पर टेंशन मत लिया कीजिए। दादी बिल्कुल ठीक है। ध्रुव ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने रत्ना जी को कुर्सी पर बिठाया और उन्हें पानी का ग्लास दिया। आप बस रिलैक्स कीजिए माँ। ऐसी हालत में मैं कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ? वहाँ डॉक्टर ने मुझे माँ से मिलने नहीं दिया, यहाँ तो कुछ बता नहीं रहा, और तारा भी परेशान दिख रही है। उनकी आवाज से लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेंगी। उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। ध्रुव, तुझे मेरी कसम है, तू सच सच बता, तेरी दादी को क्या हुआ है? ध्रुव ने जल्दी से अपना हाथ उनके सिर से हटाया और तारा की तरफ देखने लगा। उसकी तरफ क्या देख रहा है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दे।
रत्ना जी थोड़े गुस्से में बोली। माँ, दादी अब बिल्कुल ठीक है। रत्ना जी ने थोड़ा हैरान हो पूछा, अब से तेरा मतलब क्या है? क्या हुआ था उन्हें? जरूर तो मुझसे कोई बड़ी बात छिपा रहा है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। वो माँ, दादी को हार्ट अटैक आया था, उसे धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब डॉक्टर उनकी सर्जरी कर चुके हैं, वो खतरे से बाहर है। जैसे उन्हें होश आ जाएगा आप उनसे मिल सकती है। जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात पूरी की, रत्ना जी गुस्से में खड़ी हो गई। माँ को हार्ट अटैक आया था और तू ये बात मुझे अब बता रहा है? भगवान न करे उन्हें कुछ हो जाता तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले तुम हर समस्या का हल नहीं निकाल सकते। मुझसे ये बात छिपाकर तुमने बिल्कुल सही नहीं किया ध्रुव। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर कहने लगे, मैं अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जा रही हूँ। तारा उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी। माँ प्लीज रुकिए। रत्ना जी उसकी तरफ मुड़ी और पूछने लगी, सच बता तारा, तुझे इस बारे में सब पता था ना? तारा ने धीरे से सिर हिला दिया। रत्ना जी ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, अब तो तारा को भी इस घर की अहम बातें पता होती है, लेकिन मुझे मेरी माँ की तबीयत के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं ध्रुव, सच ही कहा है किसी ने, शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। उनकी बात सुनकर तारा वहीं खड़ी रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव का बोला गया झूठ रत्ना जी को इतना आहत कर देगा। तारा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तो पता है माँ छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। ध्रुव ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तारा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं ध्रुव, माँ मेरे बारे में ये सब सोच भी कैसे सकती है? मैंने कभी आप दोनों के बीच आने की कोशिश नहीं की। उसे रोता देखकर ध्रुव उसके पास आया और उसे सीने से लगा लिया। नहीं तारा, प्लीज माँ को गलत मत समझो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। ध्रुव उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तारा को रत्ना जी की बात दिल में चुभी थी। मैं माँ को गलत नहीं समझ रही ध्रुव, बस मुझे दुख हो रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उनसे कुछ मत छिपाइए। अब आपकी वजह से वो मुझसे भी नाराज हो गई है। अगर वो मेरी वजह से तुमसे नाराज हुई है तो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम बस रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तभी साहित्य और साक्षी वहां आ गए। वो कुछ देर पहले हुई बातचीत से पूरी तरह अनजान थे। साहित्य ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, क्या बात है, आज तो खुले आम। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। दोनों पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तारा रो रही थी। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही है? साक्षी ने चिंतित होकर पूछा। उनके आते ही तारा ध्रुव से अलग हो गई। कुछ नहीं हुआ साक्षी, बस माँ की तारा से थोड़ी सी अनबन हो गई है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम लोग तारा का ख्याल रखना, मैं माँ के पास होकर आता हूँ। ध्रुव वहां से जाने लगा, तभी तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे भी आपके साथ चलना है, आप नहीं जानते, लेकिन मुझे इस तरह किसी की नाराजगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और माँ की तो बिल्कुल भी नहीं। तारा को इतना परेशान देखकर ध्रुव ने भी उसे मना नहीं किया। दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। गायत्री देवी को अभी तक होश नहीं आया था। रत्ना जी उनके पास बैठकर अपने दिल की बातें कह रही थी। मैं जानती हूँ मुझे ध्रुव और तारा पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं शांत कैसे रह सकती हूँ माँ? ध्रुव ने मुझसे आपके बीमार होने की बात छिपाई, मुझे तारा तक को बता दिया, लेकिन मुझे नहीं। तारा ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि झूठ बोलकर मुझे हॉस्पिटल से घर ले गई। मैं दोनों से बात नहीं करूंगी। इसी बीच ध्रुव और तारा भी वहां पहुंच गए और उन्होंने उनकी सारी बातें सुनी। ध्रुव अंदर आया और उनके सामने कान पकड़कर खड़ा हो गया। अब चाहे तो बचपन की तरह मुझे सजा दे सकती है माँ, लेकिन ये क्या बात हुई? क्या आप मुझसे बात ही नहीं करेंगी? क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ना तू, बिजनेस अकेले संभालने लगा है, घर के फैसले अकेले लेने लगा है, और अब तो तारा को भी अपने साथ मिला लिया है। उन्होंने तारा की तरफ देखा। तारा ने उसे बताया, नहीं माँ, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इन्हें कहा था कि वो आपसे सच ना छिपाए, लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाती है, बस इसी वजह से इन्होंने आपको नहीं बताया। तारा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये छोटी बात नहीं थी तारा, रत्ना जी ने बेरुखी से कहा। ध्रुव उनके पास आकर बोला, माँ दादी को होश आएगा और वो आपको इस तरह परेशान देखेंगी तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। प्लीज जिद मत कीजिए, तारा की कोई गलती नहीं है, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। रत्ना जी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा तब मैं बात कर लूंगी, लेकिन मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती ध्रुव। मुझे माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, बेहतर होगा तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ। दोनों रत्ना की आवाज में सख्ती सुन थोड़ा घबरा गए। तारा वहीं रुकना चाहती थी, लेकिन ध्रुव रत्ना जी के गुस्से को अच्छी तरह जानता था। वो उसका हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले आया। बाहर आते ही तारा ने नाराज होकर कहा, मुझे माँ से बात करनी थी ध्रुव, आप मुझे बाहर क्यों ले आए? ध्रुव ने गहरी सांस ली। इस वक्त माँ से बात नहीं करोगी तभी बेहतर होगा। तुम उन्हें इतने दिनों में इतना तो जान ही गई होगी कि वो गुस्से में किसी की नहीं सुनती। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो पहले की तरह प्यार से बात करने लगेंगी। अभी बिल्कुल ठीक समय नहीं है। तारा कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है, फिर मैं भी माँ से बात करके ही घर जाऊंगी। इतना कहकर वो पास रखी बेंच पर जाकर बैठ गई। ध्रुव दरवाजे के पास खड़ा अंदर की तरफ देखता रहा। काफी देर बीत गई। तारा को परेशान देखकर वो उसके पास आया। तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ तारा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तारा ने बिना उसकी तरफ देखे ना में सिर हिला दिया। ध्रुव उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मेरी बात नहीं मानोगी क्या? तारा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। आपकी बात मानी तभी आज माँ मुझसे इतना नाराज है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, उनकी नाराजगी भी जायज है। मुझे इस तरह उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तुमने ये सब अपने मन से थोड़ी किया था, तुमने तो मेरे कहने पर किया था। अब मेरी एक बात और मानो, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिरकार तारा ने उसकी बात मान ली। ध्रुव ने उसे समझाकर ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। शाम तक गायत्री देवी को भी होश आ गया था। अपने सामने रत्ना जी और ध्रुव को देखकर उन्हें काफी सुकून मिला। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा बोलने से मना किया था, फिर भी उन्होंने इशारे से रत्ना जी को शांत रहने के लिए कहा। दोनों काफी देर तक वहीं बैठे रहे। रात के करीब 9 बजे ध्रुव रत्ना जी के पास आया। माँ, आप सुबह से यही है, दादी को मैं देख लूंगा, प्लीज आप घर चली जाइए। रत्ना जी ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम चाहो तो घर चले जाओ, शायद तारा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उन्होंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि गायत्री देवी तक बात न पहुंचे। ध्रुव ने कुछ कहना चाहा। माँ, इन सब में तारा की क्या गलती है? आप बेवजह।
वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि गायत्री देवी उनकी तरफ ही देख रही थी। उसने बात बदलते हुए कहा, मेरे लिए नहीं, कम से कम दादी के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज जिद मत कीजिए और घर चली जाइए। गायत्री देवी की हालत देखकर रत्ना जी ने ज्यादा जिद नहीं की। वो उनके पास जाकर बोली, माँ मैं कुछ देर घर जाकर आती हूँ, ध्रुव आपके साथ यही है। गायत्री देवी ने हल्के से पलके झपकाकर हामी भर दी। कुछ देर बाद रत्ना जी ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ तारा घर पर तनीषा के साथ बैठी थी। तनीषा अब हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वीकेंड पर अक्सर उनसे मिलने आ जाती थी। आज भी वो उसी से मिलने आई थी। जब उसे गायत्री देवी के हार्ट अटैक की खबर मिली, तारा सुबह की सारी बात उसे बता रही थी। तनु, मैंने ध्रुव से बहुत कहा था कि वो माँ को सब सच बता दे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब माँ मुझसे बेवजह नाराज हो गई है। उन्हें लगता है कि मैं उनके और ध्रुव के बीच दीवार बन रही हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखें फिर भर आई। तनीषा ने उसका हाथ थाम लिया। तो रोना बंद कर। आंटी जी तुझे अच्छे से जानती है, तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, बल्कि तू तो ध्रुव की फैमिली को खुद से ज्यादा प्यार करती है। तारा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हें अपना समझा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात अभी भी होगी कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे रिश्ते और परिवार की अहमियत नहीं पता। माँ ने एक झटके में मुझे पराया कर दिया तनु। उन्होंने ये सब कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। तारा अक्सर अपने मन की हर बात तनीषा से साझा करती थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसी समय रत्ना जी घर आ चुकी थी और उन्होंने उसकी कुछ आखिरी बातें सुन ली थी। उन्होंने चुपचाप कदम पीछे खींचे और बिना आवाज किए अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते उनके मन में कई बातें घूमने लगी। मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया? अपनी सहेली से मेरी शिकायत कर रही है, इसे सब कुछ बता रही है, तो ध्रुव से मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहती होगी। मैंने हमेशा तारा और साक्षी को एक जैसा प्यार दिया, कभी उनमें फर्क नहीं किया, लेकिन तारा शायद एकता सही कहती थी, बहू आखिर बहू ही होती है। तारा की आधी अधूरी बातें सुनकर उनके मन में गलतफहमियों की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। उधर न्यूयॉर्क में ग्रीष्मा और अंश साथ में रात का खाना बना रहे थे। पिछले 2 दिनों से दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। सब्जियां काटते हुए अंश मुस्कुराकर कहने लगा, बेबी याद है शादी से पहले हमेशा मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाया करता था। ये कहकर उसने उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। ग्रीष्मा मुस्कुरा उठी। हाँ अच्छे से याद है, और तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंश हंस पड़ा। और ये जादू मैंने अपनी माँ से सीखा है। अंश की माँ का जिक्र सुनकर ग्रीष्मा ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताया? तुम भी तो राजस्थान से ही हो ना? अंश कुछ पल चुप रहा। हाँ मेरी फैमिली भी जयपुर से ही है। मैं किसी हाई क्लास फैमिली से नहीं हूँ बेबी। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनका छोटा सा मकान मेरे नाम पर है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और कई सालों से हमारा कोई संपर्क नहीं है, इसलिए ये समझ लो कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर ग्रीष्मा उदास हो गई। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। मेरा भी अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है। मामा डैड की बहुत याद आती है। उसकी आंखें भर आई। अंश ने उसे अपने गले से लगा लिया और चुप कराने लगा। वो उसे कई बार अपने माता पिता को याद करके रोते हुए देख चुका था। ग्रीष्मा को सीने से लगाए हुए अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। एपिसोड 91। गायत्री देवी की तबीयत के बारे में सच छिपाने की वजह से रत्ना जी तारा से नाराज थी। ऊपर से उन्होंने तारा और तनीषा की कुछ बातें भी सुन ली थी, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो अपने कमरे में हैरान और परेशान बैठी थी। तभी उन्हें अपनी दोस्त एकता के आने की खबर मिली। गायत्री देवी के बीमार होने की बात पता चलते ही एकता तुरंत उनसे मिलने चली आई थी। एकता ने कमरे में आते ही उन्हें गले लगा लिया। तुझे नहीं पता, तेरे गले लगकर मुझे कितना सुकून मिलता है। भले ही हम दोनों कितना भी लड़ लें, लेकिन हमारे बीच का प्यार कभी कम नहीं होगा। रत्ना जी हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, सही कहा तुमने, अपने तो अपने ही होते हैं। कई बार हम परायों को अपना समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन कभी न कभी उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। एकता उनसे अलग हुई और हैरानी से बोली, आज तू कैसी बातें कर रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? ये कहते हुए वो उनके पास बैठ गई। रत्ना जी की आंखें भर आईं। सब कहते हैं कि तेरी जुबान कड़वी है, लेकिन कुछ भी हो तो सच्ची बोलती है। मैंने कभी तारा को साक्षी से अलग नहीं समझा, लेकिन आज उसने जता ही दिया कि मैं उसकी सास हूँ और वो मेरी बहू। एकता ने तुरंत बात को हवा दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की इस घर और हमारे ध्रुव के लायक नहीं है। वो आज तक उस दिन को नहीं भूली थी जब ध्रुव और तारा ने उसकी बातों का विरोध करके उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। रत्ना जी ने आगे कहा, मैंने तारा की सारी कमियां भूलकर उसे अपनाया था, लेकिन आज वही मेरी बुराइयां अपनी सहेली से कर रही थी। पहले ध्रुव ने मुझसे माँ की तबीयत छिपाई, उसे तारा तक को सब बता दिया, पर मुझे नहीं। एकता ने गहरी सांस ली। मेरा बेटा भी बहू आने के बाद बहुत बदल गया है। मुझे डर है कि कहीं तेरे साथ भी वही ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि तारा ध्रुव को लेकर इस घर से चली जाए। उसे बड़ी चालाकी से रत्ना जी के मन में तारा के लिए कड़वाहट भरने की कोशिश की। रत्ना जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बात टालते हुए कहा, छोड़ो इन सब बातों को, तो इतनी दूर से आई है, चल नीचे चलकर चाय नाश्ता करते हैं। एकता ने हामी भर दी। दोनों नीचे आई तो तारा और तनीषा वहां नहीं थी, केवल चंदा रसोई में काम कर रही थी। रत्ना जी उसके पास जाकर बोली, चंदा, तारा को कहीं देखा? कहाँ गई है वो? चंदा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ छोटी माँ, पहले ऊपर अपनी सहेली के साथ थी, फिर मुझे बताकर यूनिवर्सिटी चली गई। उनके साथ तनीषा दीदी भी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? एकता ने हैरानी से पूछा। रत्ना जी ने जवाब दिया, तारा ने डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया है, शायद वहीं गई होगी। माँ की इतनी तबीयत खराब है और उसे आज ही पढ़ने जाना था, 2-4 दिन बाद भी तो जा सकती थी। वो गुस्से में बड़बड़ा उठी। उन्होंने एकता के सामने और कुछ कहना ठीक नहीं समझा और उसकी खातिरदारी में लग गई। लेकिन एकता तो अब रत्ना जी के रूप में तारा से बदला लेने का एक अच्छा मौका मिल गया था। दूसरी तरफ तारा यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी। तनीषा भी उसके साथ थी। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तनीषा ने उसे समझाने की कोशिश की।
अगर ध्रुव जी को पता चला ना कि तुम क्लास लेने की जगह यहाँ बैठी हो तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तेरी वजह से मैं भी अपनी क्लास मिस कर रही हूँ। तारा ने मुंह बना लिया और कहने लगी, मैंने ध्रुव को पहले ही मना किया था कि मेरा आज आने का मन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कसम देकर भेज दिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तनीषा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती हूँ तो रत्ना आंटी को लेकर परेशान है, लेकिन तू भी जानती है कि उनका स्वभाव बच्चों जैसा है। तारा ने लंबी सांस छोड़ी। बस इसी बात का डर लगता है, ऊपर से एकता आंटी घर आई हुई है। तुझे नहीं पता, वो एक नंबर की चुड़ैल है। इस बार भी माँ के कान भर रही होंगी। तो अभी भी कौन सी देर हो गई है, वापस घर चली जा। तारा को उसका सुझाव अच्छा लगा। उसे घड़ी देखी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। तो सही कह रही है, यहाँ बैठकर भी मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, इससे अच्छा है घर चली जाती हूँ। उसने तनीषा को गले लगाया और ऑटो लेकर सिंघानिया मेंशन वापस आ गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसे पता चला कि रत्ना जी एकता के साथ हॉस्पिटल चली गई है। तारा ने माथा पकड़ लिया। उसने आसमान की तरफ देखकर शिकायत की। लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन नहीं। मैं कैसे भूल गई कि मैं तारा हूँ, जिसकी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं होता। 7-8 महीने हो गए, लेकिन उस इंसान ने आज तक एक बार नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि उसे मुझसे प्यार है भी या नहीं। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। उसी समय ध्रुव घर आया था। उसे तारा को आसमान से शिकायत करते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दबे पांव उसके पीछे गया और अचानक उसे गले लगा लिया। भगवान से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा मैडम, आपके भगवान कुछ नहीं सुनने वाले। हाँ, मुझे बताओगी तो शायद मैं कोई हल निकाल दूं। उसने उसके कान के पास धीरे से कहा। तारा ने उसे खुद से अलग किया और कहने लगी, ध्रुव इस वक्त मेरा बिल्कुल मजाक करने का मूड नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि माँ मुझसे नाराज है। ऐसे में एकता आंटी का यहाँ आना आग में घी डालने जैसा है। नहीं, घी भी नहीं, वो तो पेट्रोल है। आग बुझाएंगी नहीं बल्कि उसे भड़का देंगी। ध्रुव ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, पहले की बात अलग थी। अब माँ भी तुमसे प्यार करती है, वो उनकी बातों में नहीं आएंगी। तारा ने गहरी सांस ली। चलो छोड़िए, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने थके हुए चेहरे से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए थोड़ी देर आराम करने घर आ गया। अब मेरी थोड़ी सेवा करो, हाथ पैर दबाओ, खाना लेकर आओ। तारा मुस्कुरा दी। हाँ, आपकी सेवा तो मुझे अच्छे से करनी चाहिए, तभी शायद आप अपना मुंह भी खोलें। वो बड़बड़ाई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके आने के बाद तारा को थोड़ी राहत महसूस हुई और वो उसके साथ ऊपर कमरे में चली गई। दूसरी ओर न्यूयॉर्क सिटी में सुबह के 7 बजे थे। ग्रीष्मा की आंख खुली तो उसने खुद को अंश के पास लेटा पाया। अंश का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। वो मुस्कुराई और धीरे से उसके गाल पर एक चुंबन रख दिया। गुड मॉर्निंग बेबी, आज तुम्हारा दूसरी कंपनी में इंटरव्यू है। मैंने भी एक जगह अप्लाई किया है, देखते हैं किसकी किस्मत साथ देती है। अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। अंश ने उनिंदी आंखें खोली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। थोड़ी देर और सोने दो ना बेबी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्लैक टी बनाकर लाती हूँ। ग्रीष्मा खुद को उससे अलग करके किचन में चली गई। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच सब कुछ शांत था, न कोई झगड़ा हुआ था और न किसी बात पर बहस। उसे दोनों के लिए चाय बनाई और कमरे में लौट आई। तब तक अंश भी उठ चुका था। वो चाय पीते हुए लगातार उसे देख रहा था। तुम्हें देखते ही मेरी हर सुबह खूबसूरत हो जाती है, हमेशा मेरे पास रहना। ग्रीष्मा ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। उसके दिल में अंश के लिए प्यार तो था, लेकिन हालातों ने उसे भीतर से थका दिया था। शायद हमारी गरीबी तुम्हारे सपनों से हार रही है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, कई पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, फिर भी तुम्हारी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं देख पाता। काश मैं तुम्हें वही जिंदगी दे पाता जिसकी तुम हमेशा हकदार रही हो। काश सब ठीक हो जाता। अंश को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा ग्रीष्मा पर नहीं निकालना चाहता था, इसलिए चुपचाप उठा और नाश्ता बनाने लगा। जल्दबाजी में वो सब्जियां काट रहा था। उसका ध्यान कहीं और था और चाकू उसके हाथ पर लगने ही वाला था कि तभी ग्रीष्मा ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और चाकू छीन लिया। पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे थे? तुम्हारा हाथ कट जाता तो? वो लगभग चिल्ला उठी। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। उसने चाकू अपने हाथ में लिया और खुद सब्जियां काटने लगी। अंश ने उदासी से उसकी तरफ देखा। और मैं क्या करूं? तुम पर गुस्सा निकालूंगा तो तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने की बातें करोगी। तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी कोई अच्छी जगह नौकरी नहीं लग रही? ग्रीष्मा चुपचाप काम करती रही। वो जो कह रहा था वो गलत नहीं था। अब उसके लिए भी अंश के साथ रहना आसान नहीं रह गया था। अंश उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम इसी वजह से परेशान हो ना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है? ग्रीष्मा ने तुरंत सिर उठाया। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ। पिछले दिनों हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, बस मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ये कहते हुए उसने झूठ बोल दिया। क्या सच में ऐसा है? अंश ने धीरे से पूछा। ग्रीष्मा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। अंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगर यही बात है तो हम अहमदाबाद चलकर तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे। पहले वो हमसे नाराज होंगे, लेकिन बाद में मान जाएंगे। उसकी बात सुनते ही ग्रीष्मा उससे अलग हो गई। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर सब कुछ इतना आसान होता तो मैं ध्रुव से शादी करके जयपुर कभी नहीं जाती। मैंने पहले ही मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन पापा ने साफ कह दिया था कि वो अपने दोस्त से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते। ध्रुव के पापा ने बिजनेस में उनकी बहुत मदद की थी। अंश ने तुरंत कहा। लेकिन अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि ध्रुव की भी। अब उन्हें हमारे रिश्ते से क्या परेशानी होगी? ग्रीष्मा ने कड़वी हंसी हंसी। अब तो और भी ज्यादा नाराज होंगे। मैं जिस तरह वहां से आई थी उसके बाद तो वो मुझसे नफरत करने लगे होंगे। पिछले 8 महीनों से हमारी कोई बात नहीं हुई। अगर उन्हें मेरी फिक्र होती तो मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करते। उसकी बात सुनकर अंश कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ग्रीष्मा चुप हो गई। कहीं ना कहीं ये सच था कि पिछले 8 महीनों में उसने भी कभी घर फोन करने की कोशिश नहीं की थी। अंश ने फिर कहा, हम एक बार उनसे गलत नंबर बनकर बात करके देख सकते हैं, शायद हमारा काम बन जाए। सोच कर देखो बेबी, अगर तुम्हारे मम्मी पापा मान गए तो हमें इस गरीबी और इस घटिया जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। अंश की बातें ग्रीष्मा को प्रभावित कर रही थी। वो कुछ देर तक सोचती रही, लेकिन उसे इसमें बहुत बड़ा जोखिम नजर आ रहा था। आखिर उसने सिर हिला दिया। नहीं, अब मैं उनसे नहीं मिलने वाली, और बेहतर होगा कि तुम भी ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। हम दोनों का इंटरव्यू है, बस दुआ करो कि दोनों की नौकरी लग जाए ताकि हम मिलकर इन हालातों से बाहर निकल सके।
उसने बात खत्म की और दोबारा खाना बनाने में लग गई। लेकिन अंश के दिमाग में अब एक नया विचार जन्म ले चुका था। वो मन ही मन सोचने लगा, हम दोनों कितनी भी अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे कि पहले जैसी जिंदगी जी सके। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए बेबी, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे मनाना है। उसने अपने मन की बात ग्रीष्मा से नहीं कही, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कैसे भी करके ग्रीष्मा को उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए तैयार करना। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान ग्रीष्मा दोनों के इंटरव्यू के लिए जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। कुछ दिन बीत चुके थे। उनकी आर्थिक हालत हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही थी। सुबह दोनों नाश्ते की मेज पर अपने अपने रेज्यूमे लेकर बैठे थे। मेरे आज 2 इंटरव्यू हैं, तुमने कितनी जगह अप्लाई किया? ग्रीष्मा ने पूछा। 3 जगह, सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर नौकरी मिल गई तो हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अंश ने जवाब दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद ग्रीष्मा बोली, तुम्हारे पास कुछ सेविंग बची है? अंश ने बिना कुछ कहे नाम में सिर हिला दिया। अगर आज भी नौकरी नहीं मिली तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोनों समझ रहे थे कि आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं। मेरे पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, बस ये अंगूठी और मंगलसूत्र हैं, इन्हें मैं कभी नहीं बेच सकती। ग्रीष्मा की आवाज भर आ गई। अंश कुछ देर सोचता रहा। मेरा एक दोस्त है, उससे उधार मांग सकता हूँ, लेकिन वो बहुत बेइज्जती करेगा। ग्रीष्मा चुप रही। वो पहले ही अपनी सारी बचत और लगभग सारी ज्वेलरी बेच चुकी थी। कुछ देर बाद अंश झिझकते हुए बोला, तुम्हारे पुराने अकाउंट में तो पैसे होंगे, क्यों ना हम। तुम पागल हो गए हो क्या? ग्रीष्मा गुस्से से चीख उठी। मैंने वहां से पैसे निकाले तो डैड को तुरंत पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। ठीक है चिल्लाओ मत, बस दुआ करो कि आज हमें नौकरी मिल जाए। ग्रीष्मा ने सिर हिला दिया। अंश उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो, हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। ग्रीष्मा हल्का सा मुस्कुराई। दोनों ने एक दूसरे को गुड लक कहा और घर से निकल गए। लेकिन उनकी मंजिलें अलग थी। ग्रीष्मा सच में इंटरव्यू देने जा रही थी, जबकि अंश शहर के एक पार्क में बेंच पर बैठकर आराम से बर्गर खा रहा था। आसपास खेलते बच्चों को देखकर वो बुदबुदाया, सॉरी बेबी, जब तक तुम मुश्किलें नहीं देखोगी तब तक तुम्हें पैसों की अहमियत समझ नहीं आएगी। उसके चेहरे पर कड़वाहट उतर आई। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ा, लेकिन तुमने भी मेरे लिए क्या किया? बस अपने उसूलों को पकड़े रखा और हमें इस हालात तक पहुंचा दिया। अब सब बेकार सा लगने लगा। काश तुमने ध्रुव सिंघानिया से शादी कर ली होती, आज उसकी दौलत भी हमारे पास होती। वो हल्का सा हंस पड़ा। 1-2 साल उसकी पत्नी बनकर रहती और फिर तलाक ले लेती। इतनी परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। प्यार से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जब जेब भरी हो तो प्यार भी खूबसूरत लगता है, लेकिन खाली जेब में वही प्यार बोझ बन जाता है। कुछ देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। चलो अब कोई काम ढूंढता हूँ, इंडिया जाने के लिए पैसे तो चाहिए ही। सामने कुछ लोग गार्डन की सफाई कर रहे थे। वो उनके पास गया और उसे तुरंत काम मिल गया। उधर ग्रीष्मा उसकी सच्चाई से पूरी तरह अनजान अपने इंटरव्यू की तैयारी में लगी हुई थी। इधर जयपुर में भी हालात सामान्य नहीं थे। रत्ना जी ने साफ कह दिया था कि ध्रुव और तारा को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। वो खुद गायत्री देवी की देखभाल कर रही थी। ध्रुव घर पर बैठकर ऑफिस का काम संभाल रहा था। तारा बाहर बैठी लगातार रत्ना जी के बारे में सोच रही थी। 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में रत्ना जी ने उसे एक बार भी बात नहीं की थी। तारा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने खुद से कहा, माँ ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। जरूर एकता आंटी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा। इन सब में मेरी क्या गलती थी? अगर वो अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकती तो क्या हुआ? मैं तो उनसे मिलने जा सकती हूँ। उसे हॉस्पिटल जाने का फैसला लिया। वो तैयार होकर ऑफिस रूम के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से ध्रुव की आवाज आई, अंदर आ जाओ तारा, कितनी बार कहा है, डोर नॉक करने की जरूरत नहीं है। तारा अंदर चली गई। उसे तैयार देखकर ध्रुव ने पूछा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही थी। ध्रुव तुरंत अपनी फाइलें समेटने लगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तारा ने तुरंत मना कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। मैंने सोचा माँ और एकता आंटी के लिए खाना भी ले जाऊं और दादी से भी मिलाऊं। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। माँ ने हमें हॉस्पिटल आने से मना किया, वो अभी भी नाराज है। अगर उन्होंने एकता आंटी के सामने तुम्हें कुछ कह दिया तो? तारा की आंखें छिप गई। वो हमारी माँ है ध्रुव, हमसे नाराज हो सकती है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें मनाएं। वैसे भी गलती उनकी नहीं, हमारी है। ध्रुव कुछ पल चुप रहा। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, अगर आप साथ चलेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं आपका सहारा लेकर उनसे बात करने आई हूँ। ध्रुव ने ज्यादा बहस नहीं की। आखिर उसने हामी भर दी। कुछ देर बाद तारा ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। शाम के लगभग 7 बजे थे। उसके हाथ में खाने के डिब्बे थे। हॉस्पिटल के कमरे में रत्ना जी और एकता बैठी थी। तारा को देखते रत्ना जी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उन्हें ऐसा करते देखकर एकता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तारा धीरे धीरे उनके पास आई। माँ, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई थी। एकता ने तुरंत जवाब दिया, हमने तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था तारा, तुमने बेवजह यहाँ आने की तकलीफ की। रत्ना जी ने तारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एकता की ओर देखा भी नहीं। तारा ने भी एकता को पूरी तरह अनदेखा किया और सीधे रत्ना जी के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ, मुझे आपसे बात करनी है, रत्ना जी ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तारा। माँ आराम कर रही है। डॉक्टर ने हमें इसी शर्त पर यहाँ रुकने दिया कि कमरे में ज्यादा बातें नहीं होंगी। हमारी आवाज से उनके आराम में खलल पड़ेगा। तारा समझ गई कि वो सिर्फ बहाना बना रही है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, फिर हम कहीं और जाकर बात कर लेते हैं। दादी सो रही हैं, तब तक एकता आंटी उनका ख्याल रख लेंगी। फिर उसने मुड़कर एकता की तरफ देखा। आप देख लेंगी ना एकता आंटी? एकता के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अगर बीच में गायत्री आंटी की आंख खुल गई तो वो सबसे पहले रत्ना के बारे में ही पूछेंगी। तारा ने सिर हिलाया और लगभग जबरदस्ती रत्ना जी को कमरे से बाहर ले गई। उनके जाते ही एकता के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वो सोचने लगी, इतनी मुश्किल से पिछले 2 दिनों से रत्ना को समझा कर रखा है, अब ये लड़की कहीं सारी मेहनत पर पानी न फेर दे। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी, लेकिन उसे दोनों कहीं दिखाई नहीं दी। दरअसल तारा रत्ना जी को हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर बने उस प्राइवेट रूम में ले आई थी जिसे ध्रुव ने उनके ठहरने के लिए बुक कराया था।
ऊपर पहुंचते रत्ना जी ने नाराजगी से कहा, तारा, इतना ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? जो भी कहना था नीचे ही कह देती। ऊपर नीचे करने में ही 15 मिनट बर्बाद हो गए। माँ की नींद खुल गई तो वो मुझे ही पूछेगी और एकता भी परेशान हो जाएगी। वो बोले जा रही थी कि अचानक तारा ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने सिसकियां भरते हुए कहा, माँ, आप चाहें तो मुझे डांट लीजिए, मुझसे गलती होने पर आपको मुझे मारने का भी हक है, लेकिन प्लीज इस तरह मुझसे बात करना बंद मत कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। एक बार के लिए ध्रुव मुझसे बात करना बंद कर दे तो शायद मैं वो भी सह लूं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कभी माँ का प्यार इतने करीब से महसूस नहीं किया था। प्लीज माँ, मुझसे नाराज मत रहिए। तारा एक सांस में सब कह गई। रत्ना जी का दिल पिघलने लगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब क्या एक माँ अपनी बेटी से नाराजगी भी नहीं जता सकती? तारा ने उनकी ओर देखा। रत्ना जी ने धीरे से कहा, तूने भी कम गलतियां नहीं की है। पहले ध्रुव का साथ दिया और फिर हमारे बीच की बात तनीषा को बता दी। मैंने खुद सुना था जब तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं बेवजह तुमसे नाराज हो गई। तारा तुरंत उनसे अलग हुई। उसकी आंखों में पछतावा था। आई एम सॉरी माँ, मुझे तनु को सब नहीं बताना चाहिए था। बचपन से मुझे अपनी हर बात उसे कहने की आदत है, इसलिए मैंने सब बता दिया। लेकिन यकीन मानिए, मैं उससे आपकी बुराई नहीं कर रही थी। रत्ना जी ने उसके आंसू पोंछे। अच्छा, अब रोना बंद करो। फिर उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। तारा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती मैं कहीं नहीं जाने वाली। रत्ना जी ने गहरी सांस ली। मैं झूठ नहीं बोलूंगी तारा, तुम्हारे और ध्रुव के व्यवहार ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। ध्रुव की आदत हमेशा से रही है कि वो हमसे बातें छुपाता है ताकि हम परेशान ना हो, लेकिन मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तारा ने उनके हाथ पकड़ लिए। आई प्रॉमिस माँ, आगे से मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। कुछ पल की खामोशी के बाद रत्ना जी ने सिर हिला दिया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी नाराज होने से ध्रुव भी परेशान होगा ना? तारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनका कहना है कि आप कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएंगी और पहले की तरह बात कर लेंगी। ये सुनकर रत्ना जी हल्का सा हंस पड़ी। उसकी बचपन की आदत आज भी नहीं गई। इतना बड़ा हो गया फिर भी मेरे गुस्से से डरता है। जब भी मैं नाराज होती थी वो मेरे सामने नहीं आता था। आज भी वही कर रहा है। उससे कहना कि अब मेरी नाराजगी दूर हो गई है और वो मुझसे मिलने आ जाए। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा? रत्ना जैसे ही बड़बड़ाई, तारा ने मुंह बना लिया और सोचने लगी, पक्का एकता आंटी होगी। उसने बेमन से दरवाजा खोला, लेकिन तभी हैरान रह गई। तारा ने दरवाजा खोला तो सामने ध्रुव खड़ा था। तारा के पीछे आने के कुछ ही देर बाद वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। नीचे एकता से उसे पता चला कि दोनों ऊपर हैं, इसलिए वो भी यहीं चला आया। कमरे में आते ही उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। चलो शुक्र है माँ, आपका गुस्सा दूर हो गया। वो तुरंत जाकर रत्ना जी के गले लग गया। मैंने हमेशा की तरह आपको बहुत मिस किया। रत्ना जी ने प्यार से उसके सिर पर चपेट लगाई। बस कर, मुझे अच्छे से पता है कि तूने मुझे कितना मिस किया। पिछले 2 दिनों में गलती से भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। ध्रुव हंस पड़ा। क्या करे, किसी का गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि मासूम बच्चों को डर लगने लगता है। तीनों हंस पड़े। फिर ध्रुव ने तारा की ओर देखकर कहा, अच्छा हुआ माँ मान गई, वरना आपकी बहू ने तो पिछले 2 दिनों में ठीक से खाना तक नहीं खाया। बस दिन रात मेरी जान खाती रही कि मैंने माँ को नाराज कर दिया। रत्ना जी ने तुरंत कहा, हाँ तो तू ऐसे काम ही क्यों करता है कि मुझे नाराज होना पड़े? अभी भी मौका है, कुछ छिपा रहा है तो बता दे। ध्रुव ने मुस्कुराकर नाम में सिर हिला दिया। उधर तारा उसे घूर रही थी। अपने मन में वो बड़बड़ाई, हद है इनकी भी, अभी तक माँ से कितनी बातें छिपा रखी है और कह रहे हैं कि कुछ नहीं छिपा रहे। इन्हें तो बातें छिपाने के लिए अलग से सजा मिलनी चाहिए। ध्रुव ने उसकी नजर पकड़ ली। अब तुम्हें क्या हुआ? तारा ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, मैं बस याद करने की कोशिश कर रही थी कि आप माँ से कुछ और तो नहीं छिपा रहे। फिर उसने रत्ना जी की ओर देखा। देखिए माँ, आप दोनों माँ बेटे के बीच से मैं पहले ही हट जाती हूँ। कल को आप दोनों फिर झगड़ोगे और बीच में मुझे ले लोगे। आगे से अगर आपको इनकी कोई छुपाई हुई बात पता चले ना तो इनका कान पकड़कर इन्हें सजा दीजिएगा, मुझे कुछ मत कहिएगा। उसकी बात सुनकर रत्ना जी और ध्रुव दोनों हंस पड़े। तारा के इस तरह पहल करने से उनके दिल का सारा गुस्सा दूर हो गया था। कुछ देर बाद रत्ना जी ने कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, एकता अकेली होगी। ऊपर आए उन्हें आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था। ध्रुव और तारा ने हामी भरी और उनके साथ नीचे आ गए। नीचे पहुंचते ही एकता ने तीनों के चेहरों की मुस्कान देख ली। वो समझ गई कि सब कुछ ठीक हो चुका है। पिछले 2 दिनों से वो रत्ना जी के मन में जो कड़वाहट भरने की कोशिश कर रही थी, तारा की एक पहल ने उस पर पल भर में पानी फेर दिया था। न्यूयॉर्क सिटी में रात के लगभग 7 बज रहे थे। ग्रीष्मा थकी हारी घर लौटी। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे। पूरे दिन ठीक से कुछ न खाने की वजह से उसे हल्के चक्कर आ रहे थे। वो किसी तरह अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर आई। सामने अंश बैठा था। उसके चेहरे पर भी थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही ग्रीष्मा समझ गई कि उसे भी नौकरी नहीं मिली। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसके गले लगकर रोने लगी। ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है अंश? शायद हमने जो किया था हमें उसी की सजा मिल रही है। हमें किसी को धोखा देकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमने सबके साथ बहुत गलत किया। अंश ने उसे सहलाया। बेबी प्लीज खुद को संभालो। मैं जानता हूँ कि नौकरी ना मिलने से तुम टूट गई हो। मेरी भी नौकरी नहीं लगी, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए मजबूत बनना होगा। ग्रीष्मा ने आंसू पोंछे। और कितना मजबूत बनूं? अगर हमने अपनी सेविंग्स घूमने फिरने में खर्च ना की होती और भविष्य के बारे में सोचा होता तो आज इस छोटे से घर में बेरोजगार ना बैठे होते। मैं अब इन हालातों में और नहीं जी सकती। वो फिर से रोने लगी। अंश उसे चुप कराता रहा। अंदर ही अंदर वो यही चाहता था कि ग्रीष्मा अपनी गरीबी के आगे पूरी तरह हार मान ले। मैं जानता हूँ हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस दुनिया में हमारे पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। ग्रीष्मा ने खुद को उससे अलग किया। नहीं, मैं ऐसे और नहीं रह सकती। अंश ने गहरी सांस ली। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें भूखा भी नहीं रहने दूंगा। मैं पहले की तरह कई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? तुम भी कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर दो। किसी होटल में वेट्रेस की नौकरी कर लो। कम से कम हमारे हालात कुछ तो सुधरेंगे। ये सुनते ही ग्रीष्मा गुस्से में भर गई। व्हाट डू यू मीन? मैं वेट्रेस का काम करूं? मेरे पास अच्छी डिग्री है।
बुरा मत मानना बेबी, लेकिन अभी हमारी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। सच तो यह है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ग्रीष्मा चुप हो गई। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी जहां उसके हर काम के लिए नौकर मौजूद रहते थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मेरे पास एक रास्ता है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करके देखती हूँ। ये सुनते ही अंश की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? ग्रीष्मा ने सिर हिला दिया और घर का नंबर मिलाया। सामने से उसकी माँ सरिता जी ने फोन उठाया। हेलो। उनकी आवाज सुनते ही ग्रीष्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अंश ने तुरंत उसके हाथ से फोन लेकर कॉल काट दी। तुम बहुत इमोशनल हो गई हो। अगर तुम सीधे बात करोगी तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि इतने महीनों तक कहाँ थी। तो फिर हम क्या करें? ग्रीष्मा ने पूछा तो अंश ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं बात करता हूँ, इसी बहाने पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ग्रीष्मा ने उसे फोन दे दिया। अंश ने फिर नंबर मिलाया। हेलो कौन? सरिता जी ने पूछा। अंश ने आवाज भारी की। क्या मैं आपकी बेटी ग्रीष्मा से बात कर सकता हूँ? ग्रीष्मा का नाम सुनते ही सरिता जी भावुक हो गई, लेकिन तभी भावेश जी ने उनके हाथ से फोन ले लिया। कौन बोल रहा है? अंश ने दोबारा कहा। मुझे आपकी बेटी ग्रीष्मा से बात करनी थी। भावेश जी की आवाज कठोर हो गई। हमारी कोई बेटी नहीं है। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो उसे बता देना कि उसने जो किया उसके बाद वो हमारे लिए मर चुकी है। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनके शब्दों ने ग्रीष्मा की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। वो वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। अंश ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ग्रीष्मा बुरी तरह घबरा गई। अंश प्लीज कुछ करो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। सही या गलत जो भी करना पड़े करो, बस मुझे इन हालातों से बाहर निकालो। अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो? ग्रीष्मा ने तुरंत सिर हिला दिया। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अंश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो उसके पास आया और उसके गाल पर किस किया। तो फिर इंडिया जाने की तैयारी करो। ग्रीष्मा चौंक गई। लेकिन पैसे? हमारे पास तो टिकट तक के पैसे नहीं है। अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने अभी कहा ना कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मुझे अपना मंगलसूत्र और रिंग दे दो। ग्रीष्मा एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपनी अंगूठी और गले के मंगलसूत्र की तरफ देखा। दोनों उसके लिए सिर्फ गहने नहीं बल्कि उसके रिश्ते की निशानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अंश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ बेबी, लेकिन जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे हजारों मंगलसूत्र और अंगूठियां लाकर रख दूंगा। फिलहाल यही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। ग्रीष्मा ने उसकी बात पर हामी भरी और बिना एक पल गवाए अपनी अंगूठी और मंगलसूत्र उतारकर अंश के हाथ पर रख दिया। तुम हम दोनों की पैकिंग कर लो, मैं कल सुबह इन्हें बेच आऊंगा। इसके बाद सबसे पहले एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे तुम्हारे घर वालों के सामने तुम सही साबित हो सको। उन्हें लगे कि तुम इतने बुरे हालात में थी कि चाह कर भी उनके पास वापस नहीं लौट पाई। ग्रीष्मा ने चिंतित होकर उसकी तरफ देखा। क्या अभी जाना जल्दी नहीं होगा? हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है, हम रहेंगे कहाँ? इतने महीनों बाद अचानक वहां पहुंचने पर उन्हें हम पर शक नहीं होगा? इस बार वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए हर बात पर सोच समझकर सवाल कर रही थी। अंश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन यहाँ रहना भी बहुत महंगा पड़ रहा है। हम ऐसा करेंगे कि पहले मेरे पुश्तैनी घर में कुछ दिन रुकेंगे, वहीं रहकर कोई अच्छा प्लान बना लेंगे, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के सामने जाएंगे। फिलहाल मुझे इस घुटन भरी जगह से बाहर निकलना है। ग्रीष्मा ने उसकी बात मानी। वो अपने हालातों से निकलने के लिए एक बार फिर गलत रास्ता अपनाने को तैयार थी। इस वक्त उसे अपनी खुशियों के आगे सही और गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग एक हफ्ते बाद गायत्री देवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। उनकी तबीयत अब काफी बेहतर थी। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी। एकता पिछले 5 दिनों से सिंघानिया मेंशन में ही रह रही थी। इस दौरान उसने हर संभव कोशिश की कि रत्ना जी और ध्रुव के मन में तारा के लिए खटास पैदा कर सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर तारा और ध्रुव मौजूद नहीं थे। ये देखकर एकता बोली, तारा ने इस घर की लगभग सारी परंपराएं अपना ली है, लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत अभी भी नहीं डाली। पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे जो ऐसी सांस मिली है। हमारे समय में अगर 2 मिनट भी देर हो जाती थी तो सांस पूरा दिन ताने देती थी। उनकी बात सुनकर साक्षी ने धीरे से साहित्य से कहा, लो मंथरा फिर शुरू हो गई। ये दादी से मिलने आई थी या माँ के कान भरने? साहित्य ने भी मुंह बनाकर कहा, मुझे तो इन पर बहुत गुस्सा आता है, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। रत्ना जी ने एकता की तरफ देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो? माँ ने कभी मुझे जल्दी उठने के लिए मजबूर नहीं किया, कभी देर भी हो जाती थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। एकता तुरंत बोली, तुम भी भाग्यशाली हो और तुम्हारी बहू भी। मैंने तो पूरे हफ्ते में एक बार भी तारा को नाश्ते के टेबल पर नहीं देखा। ध्रुव के बहाने उसे भी काम से छुट्टी मिल जाती है। रत्ना जी मुस्कुरा दी, तुम ध्रुव को जानती हो ना, वो बिल्कुल बच्चे की तरह है। उसे हर समय अपने आसपास कोई चाहिए। बेचारे की वजह से तारा सुबह सुबह परेशान हो जाती है। पहले उसके काम करो फिर यूनिवर्सिटी जाओ। ये सुनकर साक्षी ने राहत की सांस ली। चलो, माँ ने इस कान भरू आंटी को चुप तो करवाया। एकता ने एक नजर साहित्य और साक्षी पर डाली, जो मुंह बनाकर उसकी तरफ देख रहे थे। हाँ सही कहती हो, तारा दिल की बहुत अच्छी है। उन्होंने वही बात खत्म कर दी। साहित्य ने धीरे से कहा, कवर करना कोई इनसे सीखे। अभी तक बुराई कर रही थी और अब कह रही है तारा दिल की अच्छी है। रत्ना जी ने उसे घूर कर चुप रहने का इशारा किया। इधर ऊपर कमरे में ध्रुव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तारा जल्दी हाथ चलाओ, मुझे जाने में देर हो रही है। उसने आवाज लगाई। तारा उसकी फाइलें व्यवस्थित कर रही थी। वो झुंझलाकर बोली, मैं इंसान हूँ, मेरे सिर्फ 2 हाथ हैं। जब से उठे हो तब से कभी ये पकड़ाओ कभी वो लाकर दो। आप बच्चे नहीं हो जिन्हें स्कूल भेजने से पहले सब कुछ पकड़ाना पड़े। ध्रुव ने मुंह बना लिया। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। वो उसके पास आकर फाइलें बैग में रखने लगा। कुछ सेकंड्स बाद उसने फिर कहा, तुम ऐसा करो, नीचे से मेरे लिए नाश्ता ले आओ, और हाँ, मेरा मोबाइल और वॉलेट भी नहीं मिल रहा। तारा ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। ध्रुव के ठीक बगल में उसका मोबाइल और वॉलेट रखा था। मिस्टर सिंघानिया, अपनी छोटी छोटी आंखें थोड़ा और खोलकर देखिए, शायद आपको सामान नजर आ जाए। उसने सामान की तरफ इशारा किया। ध्रुव ने सामान देखा और शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। तारा चिढ़कर कहने लगी, क्या यार ध्रुव, सुबह सुबह मुझे पूरे कमरे के 20 चक्कर लगवा दिए। मेरे तो पैरों में दर्द होने लगा है।
वो थककर बिस्तर पर बैठ गई। ध्रुव उसके पास खिसक आया, हल्के से उसे गले लगाकर बोला, ये क्या बात हुई? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा तो क्या पड़ोस वाली लड़की से कहूंगा? तारा ने आंखें तरेर दी। हाँ बोल ही दीजिए। ध्रुव हंस पड़ा और कहने लगा, अच्छा तुम आराम करो, मैं खुद नाश्ता ले आता हूँ। वो उठकर जाने लगा, लेकिन तारा तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रहने दीजिए, अगर आप नीचे गए तो एकता आंटी को फिर से मेरे खिलाफ कान भरने का मौका मिल जाएगा। ये कहकर वो मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसकी बात सुनकर ध्रुव हंस पड़ा और बाकी काम समेटते हुए उसके लौटने का इंतजार करने लगा। सारे कागज और फाइलें ठीक से रखने के बाद उसने किसी काम से तारा की अलमारी खोली, तभी एक किताब नीचे गिर पड़ी। इसे कितनी बार कहा है कि अपनी किताबें और नोट्स अलग अलमारी में रखा करो, कपड़ों के बीच कौन किताबें रखता है? वो बड़बड़ाते हुए किताब उठाने लगा। किताब वापस रखते समय उसके मन में अचानक ख्याल आया, तारा तो अपनी सारी किताबें लाइब्रेरी में रखती है, फिर ये यहाँ क्यों छुपा कर रखी है? जिज्ञासा में उसने किताब खोली। पहले ही पन्ने पर उसका और तारा का नाम लिखा था और उसके चारों ओर एक दिल बना हुआ था। उसे देखकर ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा, दादी की तबीयत के कारण फिर से तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया। जब भी सोचता हूँ कि सब कह दूं, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन अब नहीं, आज रात सब बता दूंगा तारा। वो उसी किताब को हाथ में लिए ख्यालों में खोया था कि तभी तारा कमरे में आ गई। उसे ध्रुव के हाथ में किताब देखी तो जल्दी से ट्रे रखी और किताब उसके हाथ से छीन ली। आपको कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो? उसे कंप्लेन करते देख ध्रुव हंसने लगा। इतना गुस्सा क्यों? ये कोई डायरी तो नहीं, एक किताब ही है। और वैसे भी तुम्हारी चीजें अलग कब से हो गई? ध्रुव ने भौं चढ़ाकर पूछा। कुछ चीजें पर्सनल होती है मिस्टर सिंघानिया, आप नहीं समझोगे। अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। ध्रुव ने प्लेट की तरफ देखा और बोला, तुम एक ही प्लेट क्यों लाई हो? खुद नहीं खाओगी? नहीं, मुझे तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाना है, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। जाते समय मुझे भी छोड़ दीजिएगा। ध्रुव ने धीरे से आगे आकर पूछा, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो समय भी नहीं हुआ। तनु को शॉपिंग करनी है, इसलिए जल्दी निकलना है। बात करते हुए तारा कपड़े निकालने लगी। ध्रुव ने प्लेट से एक सैंडविच उठाया और जबरदस्ती उसे खिलाने लगा। मैं रास्ते में कुछ खा लेती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा, कहकर वो बाथरूम में चली गई। पीछे से ध्रुव ने हंसकर कहा, अभी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा? इस जन्म में तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता, ध्रुव ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा। कुछ देर बाद तारा तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। ध्रुव बीच बीच में उसे अपने हाथ से नाश्ता खिलाता जा रहा था। थैंक यू ध्रुव, आप सच में बहुत अच्छे हो। उसने हमेशा की तरह उसके दोनों गाल पकड़कर खींच दिए। ध्रुव ने मुंह बनाया, मैं अच्छा हूं लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गाल खींचने की जगह तुम मुझे हग भी कर सकती हो। तुम बहुत वायलेंट हो। तारा मन ही मन मुस्कुरा दी। और आप इतने साइलेंट कि अभी तक अपने दिल की बात भी नहीं बता पाए। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। जाने से पहले तारा गायत्री देवी के कमरे में गई, जहाँ रत्ना जी भी मौजूद थी। माँ, मैं आज जल्दी जा रही हूँ, तनु के साथ शॉपिंग करनी है। ठीक है बेटा, और तनीषा से कहना कभी घर भी आ जाया करे, हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है। जी माँ, मैं उसे कह दूंगी। फिर उसने गायत्री देवी की तरफ देखा। दादी, आपके लिए कुछ लेकर आना हो तो बताइए। गायत्री देवी मुस्कुराई। हाँ, बाजार जा रही हो तो मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा ले आना। उनकी बात सुनकर तारा और रत्ना जी दोनों हैरान रह गई। ऐसे मत देखो मुझे, जिंदगी का क्या भरोसा, सारे सुख दुख देख लिए, अब बस ध्रुव का बच्चा देखना बाकी है। रत्ना जी हंसने लगी और तारा शर्म से इधर उधर देखने लगी। बाहर ध्रुव लगातार हॉर्न बजा रहा था। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठती उसने कहा, आज तो मैं बच गई, नहीं तो दादी सच में क्लास लगाती थी। क्यों, क्या हुआ? ध्रुव ने पूछा। कुछ नहीं, आप बस गाड़ी चलाइए। ध्रुव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रास्ते भर दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहे। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी आ गई। तारा के उतरते ही तनीषा उसके पास आ गई। वाह, आज तो ध्रुव जी खुद छोड़ने आए हैं। हाँ, मैंने कहा था, अब बता कौन सी शॉपिंग करनी है? तारा ने पूछा तो तनीषा ने बताया, मुझे कुछ नहीं खरीदना, बस बहुत दिनों से तुमसे ठीक से बात नहीं हुई थी। तू भी ना, बात करनी थी तो घर आ जाती, माँ भी तेरे बारे में पूछ रही थी। आ जाऊंगी, लेकिन जब तक रत्ना आंटी की वो चुड़ैल दोस्त घर में, मैं नहीं आने वाली। तनीषा की बात सुनकर तारा हंस पड़ी। काफी दिनों बाद उसे इतना हल्का और सुकून भरा महसूस हो रहा था। दोनों क्लास शुरू होने से पहले कैंपस में टहलते हुए बातें करने लगी। तारा को भी आज उसके साथ समय बिताकर अच्छा लग रहा था। पिछले कुछ दिनों की परेशानियों, रत्ना जी की नाराजगी और घर के तनाव ने उसे भीतर तक थका दिया था। अब वो धीरे धीरे सामान्य महसूस कर रही थी। तनीषा उसे हंसाने के लिए पुरानी बातें याद दिला रही थी और वो खिलखिलाकर जवाब दे रही थी। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी फिर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सब कुछ बदल जाने वाला था। दूसरी तरफ ध्रुव स्वर्ण घर पहुंचते ही सीधे अपने कैबिन में गया। उसे मीनाक्षी को बुलाकर जल्दी जल्दी सारा काम समझाया और फिर एक पेंसिल और पेपर लेकर कुछ बनाने लगा। अब बहुत हो गया, अगर सही समय का इंतजार करता रहा तो वो कभी नहीं आएगा। मुझे तारा को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। खुद से बातें करते हुए वो एक ज्वेलरी डिजाइन तैयार कर रहा था। डिजाइन पूरी होने पर उसने मीनाक्षी को बुलाया और कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे ये नेकलेस आज शाम 5 बजे तक तैयार चाहिए। मीनाक्षी ने डिजाइन पर नजर डाली और हैरानी से बोली, सर इतना अर्जेंट, इतनी जल्दी बन पाना मुश्किल है। वैसे डिजाइन बहुत यूनिक है, किसने ऑर्डर दिया है? ये मैंने तारा के लिए डिजाइन किया है और मुझे हर हाल में आज ही चाहिए। ये सुनते ही मीनाक्षी मुस्कुरा दी। डिजाइन में एक साधारण चेन थी जिसके बीच में ध्रुव तारे के आकार का पेंडेंट बना था। ओह, तभी इसमें पोल स्टार का डिजाइन है। सच कहूं तो ये मैम के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे ये आज ही चाहिए। जो मीनाक्षी कुछ देर पहले मना कर रही थी, उसे तुरंत हामी भर दी। ठीक है सर, मैं इसे शाम तक तैयार करवा दूंगी। उसके जाते ही ध्रुव कुर्सी पर पीछे टिक गया। चलो, गिफ्ट तो तैयार हो गया, अब ये भी सोच लो कि तारा से अपने दिल की बात कैसे कहनी है। शाम तक का इंतजार उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार तारा पर जाकर टिक रहा था। आखिर उसने एक कागज उठाया और कुछ लिखने लगा। तारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिखते ही उसने मुंह बनाया। नहीं, ये तो बहुत पुरानी लाइन है। उसे दूसरा कागज उठाया और लिखने लगा, हमारी शादी चाहे जैसी परिस्थितियों में हुई हो, लेकिन आज मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। इस बार भी उसे अपनी लाइन पसंद नहीं आई। उसे कागज मोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। तीसरा कागज उठाकर वो फिर लिखने लगा। तारा, मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन वो फिर रुक गया और झुंझलाकर कागज फेंक दिया।
कुछ देर बाद मीनाक्षी किसी काम से उसके कैबिन में आई। उसे चारों तरफ बिखरे कागज देखे तो हैरान रह गई। क्या हुआ सर, आपने इतना मैस क्यों फैला रखा है? ध्रुव थोड़ा असहज होकर बोला। अब कुछ नहीं, अब बस समझ नहीं आ रहा कि तारा को। वो बात अधूरी छोड़ गया। मीनाक्षी तुरंत समझ गई। हो, तो आपको मैम को गिफ्ट देते समय कुछ अच्छा कहना है और वही समझ नहीं आ रहा। क्या आज उनका बर्थडे है? ध्रुव ने उसकी गलतफहमी दूर नहीं की और बस सिर हिला दिया। मीनाक्षी मुस्कुराई। ये तो बहुत आसान है। जब आप उन्हें गिफ्ट दें तब अपनी आंखें बंद करके उन सभी पलों को याद कीजिए जो आपने उनके साथ बिताए हैं। उस हर एहसास को महसूस कीजिए जब वो आपके करीब थी। आपके दिल की बात खुद आपकी जुबान पर आ जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है, ध्रुव ने कहा। मीनाक्षी ने बताया कि डिजाइन समय पर तैयार हो जाएगा और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही ध्रुव ने आंखें बंद कर ली। तारा की मुस्कुराहट, उसकी बातें, सुबह सुबह गाल खींचना, हर वक्त उसका आसपास रहना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अनायास ही उसके होठों पर शब्द आ गए। तारा, जब तुम मेरे गाल खींचती हो तो अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने का मन कभी नहीं भरता। तुम मेरे पास होती हो तो जिंदगी सच में खूबसूरत है। पता ही नहीं चला कि कब दोस्ती प्यार में बदल गई। अब तुम्हारे बिना एक पल भी बिताना मुश्किल लगता है। उसने आंखें खोली और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। थैंक गॉड, मीनाक्षी का आइडिया काम कर गया। अब मुझे किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने घड़ी देखी। दोपहर का 1 बज चुका था। वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगा ताकि समय पर घर पहुंच सके। इधर जयपुर में अंश और ग्रीष्मा एक पुराने घर के सामने खड़े थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन रहने लायक था। अंश कहने लगा, ये मेरे पापा का बनवाया हुआ घर है। मैंने दोस्त से कहकर इसकी सफाई करवा दी थी। बाद में पैसे आएंगे तो मरम्मत भी करवा लेंगे। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा, अंश ने कहा। ग्रीष्मा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। न्यूयॉर्क वाले उस कमरे से तो कहीं बेहतर है। कम से कम यहाँ खुली हवा तो है। दोनों अंदर आए। बरामदे के बाद 3 कमरे और एक छोटा सा किचन था। घर पुराना जरूर था, लेकिन न्यूयॉर्क के तंग हालातों से निकलकर आने के बाद ग्रीष्मा को वो किसी सुकून से कम नहीं लग रहा था। वो अंश के गले लग गई। तुम सोच भी नहीं सकते यहाँ आकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पहली बार लग रहा है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अंश मुस्कुराया। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे दिन आएंगे। ऐसा प्लान बनाऊंगा कि तुम्हारे डैड की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी और वो हमें खुशी खुशी अपना लेंगे। ग्रीष्मा ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों ने मिलकर घर को अपने रहने लायक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ग्रीष्मा अभी तक इस बात से अनजान थी कि इस प्लान के साथ साथ अंश के दिमाग में एक अलग ही प्लान भी चल रहा था। ग्रीष्मा और अंश मिलकर उसके पुश्तैनी घर को अपने रहने लायक बनाने में जुटे हुए थे। लगातार कई घंटे सफाई करने के बाद दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। ग्रीष्मा थक कर एक कुर्सी पर ढह गई और लंबी सांस लेते हुए बोली, अब मुझसे और काम नहीं होगा, भूख से जान निकली जा रही है। अंश भी उसके पास आकर बैठ गया। सेम या बेबी, देखता हूँ कुछ खाने को बचा है या नहीं। उसने एक बैग खोला जिसमें कुछ पैकेट्स वाले स्नैक्स रखे थे। वो उन्हें लेकर वापस आया और ग्रीष्मा के हाथ में पकड़ा दिया। फिलहाल तो यही है, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम किचन देख लेना। मैं बाहर से राशन और खाने पीने का सामान ले आऊंगा। वैसे हमारे पास जितने पैसे हैं उनसे इंडिया में 1 महीने तक आराम से गुजारा हो जाएगा। ग्रीष्मा खाने लगी और फिर बोली, मुझसे सफाई नहीं होगी, तुम किचन कर लेना, मैं बाजार से शॉपिंग करके आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर किसी ने पहचान लिया तो। डोंट वरी, मुझे जयपुर का हर इलाका याद है। सिंघानिया परिवार कभी छोटे बाजारों में नहीं जाएगा। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ सस्ते में अच्छा सामान मिल जाता है। अंश ने ज्यादा बहस नहीं की। दोनों ने जो थोड़ा बहुत खाना था वो खाया और फिर घर को देखने लगे। एक कमरा उन्होंने अपने लिए तैयार कर लिया था। फालतू सामान दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था और हॉल भी रहने लायक बन चुका था। घर को देखकर ग्रीष्मा मुस्कुराई। अगर हमारे पास अच्छी नौकरी होती तो हम इस घर में भी आराम से रह सकते थे। अंश ने तुरंत कहा, पागल बातें मत करो, ये घर मेरी बहन के नाम है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ छिपकर रह रहा हूँ। उन्हें पता चल गया तो 2 मिनट में बाहर निकाल देंगी। अगर ये घर मेरा होता तो कब का बेच चुका होता। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इतने आगे आने के बाद ग्रीष्मा अपने कदम पीछे खींचे। ग्रीष्मा ने कुछ नहीं कहा और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसके सोने के बाद अंश आराम करने के बजाय एक कॉपी और पेन लेकर बैठ गया। शादी वाले दिन ग्रीष्मा ने कहा था कि उसके भाई की मौत हो गई और ये सच भी था। हाँ, ये अलग बात है कि उसे वहाँ बुलाने के लिए मैंने ही बैन को कार के आगे धक्का दिया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अच्छा हुआ उसे अब तक सच्चाई नहीं पता। अब आगे की सोचते हैं। काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आई। उत्कर्ष मेहरा, वही आदमी जो ध्रुव सिंघानिया से बदला लेना चाहता था। हम कह सकते हैं कि उसने ग्रीष्मा का अपहरण कर लिया था। उसके जेल जाने के बाद ग्रीष्मा वहाँ फंसी रह गई और मैं उसका रक्षक बनकर उसे वहाँ से निकाल लाया। अच्छा हुआ हमने पहले फोन कर लिया था। इससे उन्हें यकीन दिलाना आसान होगा कि सच में उनकी बेटी की खबर देने के लिए फोन कर रहा था। एक अच्छा प्लान बनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो ग्रीष्मा को जगाने ही वाला था कि उसने देखा वो खुद उसकी तरफ आ रही है। उसे मुस्कुराता देख ग्रीष्मा बोली, क्या बात है, ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कोई जंग जीत ली हो? कुछ ऐसा ही समझ लो बेबी। ये कहकर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। अंश नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ जाएंगे। अंश हंसते हुए उसे नीचे उतार लाया और कुर्सी पर बिठा दिया। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा तक पहुंचने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। कैसा प्लान? अंश ने पूरा प्लान उसे समझाया। सब सुनने के बाद ग्रीष्मा के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। वो उठी और उसे गले लगा लिया। मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ जरूर सोच लोगे। अंश ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन तुम्हें थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर वालों से कहूंगा कि तुम मुझे कुछ समय पहले मिली। अगर उत्कर्ष ने तुम्हें बंद करके रखा था तो तुम्हारे शरीर पर कुछ निशान होने चाहिए। गहरे नहीं, बस हल्के। ग्रीष्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, उन हालातों से निकलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ी चोट कोई बड़ी बात नहीं। अंश मुस्कुराया। That's like a good girl. मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, बस 2 दिन रस्सी से बांध कर रखूंगा ताकि हल्के निशान पड़ जाए। बाकी चोटों के बारे में कह देंगे कि वो ठीक हो चुकी है। ग्रीष्मा ने बिना हिचक सिर हिला दिया। दोनों देर तक बैठकर अपने प्लान के हर हिस्से पर चर्चा करते रहे। जब सब तय हो गया तब ग्रीष्मा ने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 4 बज चुके थे। चलो, सब फाइनल हो गया, तुम किचन की सफाई कर लो, मैं थोड़ी शॉपिंग करके आती हूँ। अंश ने हामी भरी और उसे कुछ पैसे पकड़ा दिए।
बाहर निकलने से पहले ग्रीष्मा ने जीन्स के ऊपर लंबा कुर्ता पहना और अपने सिर पर स्कार्फ बांध दिया ताकि गलती से भी कोई उसे पहचान ना सके। दूसरी ओर अहमदाबाद में ग्रीष्मा के घर पर तनाव था। रहस्यमय कॉल आने के बाद से सरिता जी बेचैन थी। इतने समय बाद मेरी बेटी का नाम सुनने को मिला है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। भावेश जी ने गहरी सांस ली। तुम अभी भी उस लड़की के लिए रो रही हो जिसने हमें लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया? सरिता जी की आंखें भर आई। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया होगा तो मैं माँ हूँ, उसकी चिंता कैसे छोड़ दूँ? भावेश धीमी आवाज में बोली। उसकी वजह से हम बर्बाद हो सकते थे। अच्छा हुआ कि ध्रुव ने दुश्मनी को कारोबार पर हावी नहीं होने दिया। आपको अभी भी कारोबार की पड़ी है। सरिता तड़प उठी। अगर मैं आपकी जगह होती तो तारा और ध्रुव आज जेल में होती। भावेश कुछ पल चुप रहे। मैं अपनी संपत्ति दान कर दूंगा, लेकिन अब किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। सरिता ने आंसू पोंछे। मुझे तारा पर कभी भरोसा नहीं हुआ। भावेश ने सिर झुका लिया। जब अपना ही सिक्का खोटा निकल जाए तब दूसरों को दोष नहीं देते। फिर उन्होंने कहा, कुछ देर बाद हमारी फ्लाइट है, हमें जोधपुर जाना है। सरिता ने तुरंत जवाब दिया, मैं उस जगह नहीं जाऊंगी जहां से मेरी बेटी गायब हुई है। भावेश की आवाज नरम पड़ी। जिद मत करो सरिता, मुझे भी अपनी बेटी की उतनी ही चिंता है। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दिल बहुत बेचैन था। ये देखकर सरिता चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाम के लगभग 4 बजे तारा की सारी क्लासें खत्म हो चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी के बाहर तनीषा के साथ खड़ी थी। तनीषा के कहने पर तारा उसके साथ बाजार जाने को मान गई थी। दोनों ऑटो में बैठकर बाजार पहुंच गए। चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें थी। रंग बिरंगी चीजें देखकर तारा की आंखें चमक उठी। अरे वाह, तुम मुझे आज कहाँ लेकर आई है? तनीषा गर्व से बोली। मैंने कुछ दिन पहले इस जगह को खोजा था। यहाँ बहुत सस्ता और अच्छा सामान मिलता है। दोनों ने थोड़ी शॉपिंग की और बातें करते हुए एक दुकान पर पहुंची जहाँ अलग अलग तरह के दुपट्टे रखे थे। तारा की नजर एक लड़की के हाथ में पकड़े दुपट्टे पर पड़ी। देखना, वो वाला कितना सुंदर है। तनीषा तुरंत उस लड़की के पास गई। बहन जी, प्लीज ये दुपट्टा हमें 2 मिनट के लिए दिखा देंगी? लड़की तुरंत पलटी और गुस्से में बोली, व्हाट डू यू मीन बहन जी? मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? उसकी आवाज सुनते ही तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गई। ग्रीष्मा, उसके मुंह से धीमे से निकला। ग्रीष्मा ने भी उसे देख लिया। एक पल के लिए वो जड़ हो गई, फिर जल्दी से दुपट्टा अपने ऊपर डालकर भीड़ की तरफ बढ़ने लगी। तारा के होश उड़ चुके थे। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो उसे पकड़ भी नहीं सकी। कुछ ही सेकंड्स में ग्रीष्मा लोगों की भीड़ में कहीं गायब हो चुकी थी। तारा को पहचानते ही ग्रीष्मा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो तेजी से भीड़ चीर कर आगे बढ़ने लगी। तारा भी उसके पीछे भागी। उसके सामने जैसे बीते महीनों की सारी घटनाएं घूमने लगी। रुको ग्रीष्मा, मैंने कहा रुको, वो घबराई हुई आवाज में बोली। ग्रीष्मा एक संकरी गली में बोली। तारा भी उसके पीछे वहां पहुंची, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। चारों तरफ देखने के बाद भी उसे ग्रीष्मा कहीं दिखाई नहीं दी। बेचैन होकर वो वापस तनीषा के पास आई। कौन थी वो और तू उसके पीछे इस तरह क्यों भाग रही थी? तनीषा ने पूछा। तारा ने गहरी सांस ली और कहा, वो ग्रीष्मा थी, वही लड़की जिससे ध्रुव की शादी होने वाली थी। तो वो वापस यहाँ क्या कर रही है? शाह ने हैरानी से कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसे बात करनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने हम सबके साथ ऐसा क्यों किया। तनीषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बन, तेरी और ध्रुव की जिंदगी अभी सही रास्ते पर आई है। बेहतर होगा इसे अपनी जिंदगी से दूर रख। तारा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं तनु, मुझे सच जानना है और मुझे ध्रुव पर पूरा भरोसा है। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो कोई भी हमारे बीच नहीं आ सकता। तनीषा ने बहुत समझाया, लेकिन तारा अपनी जिद से पीछे नहीं हटी। आखिर उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है देवी माँ, लेकिन आज ही ध्रुव को सब बता देना। तारा ने सिर हिला दिया। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन ग्रीष्मा को देखने के बाद वो पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। तनु, अब मेरा कहीं मन नहीं लगा, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अभी इस बारे में घर में किसी से कुछ मत कहना। मैं सिर्फ ध्रुव से बात करूंगी। माँ पहले ग्रीष्मा को बहुत पसंद करती थी और ऊपर से एकता आंटी भी घर पर है। बात बेवजह बिगड़ जाएगी। दोनों ने सामान उठाया और ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई। ऑटो में बैठने के बाद भी तारा बार बार उसी दिशा में देख रही थी जहां उसने ग्रीष्मा को आखिरी बार देखा था। उसकी आंखों में उलझन भी थी और अजीब सा डर भी। उसे आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ ग्रीष्मा भी बुरी तरह घबरा गई थी। उसने दूसरी गली से ऑटो लिया और घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे तुरंत अंश को फोन किया। बीबी, सब गड़बड़ हो गया, तारा ने मुझे देख लिया। कहते कहते वो रो पड़ी। अंश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं इतनी आसानी से अपना प्लान खराब नहीं होने दूंगा, खासकर ध्रुव सिंह घानिया की पत्नी की वजह से तो बिल्कुल नहीं। अब वो ध्रुव को सब बता देगी। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया ना कि मैं यहाँ ठीक हालत में हूँ तो वो हमारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। प्लीज कुछ करो। पहले शांत हो जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब जब तारा तुम्हें देख ही चुकी है तो हम इसी बात को अपने प्लान का हिस्सा बनाएंगे। उसे ग्रीष्मा को पूरा प्लान समझाया। ग्रीष्मा घबरा गई। लेकिन ये गलत है, मैं भाभी। अंश ने उसे बीच में रोक दिया। अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, इतना क्यों डर रही हो? ग्रीष्मा चुप हो गई। अंश जो करने को कह रहा था वो उसके लिए बहुत बड़ा कदम था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। उसकी हामी सुनकर अंश के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। शाम होते ही ध्रुव ने अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। घर जाने से पहले उसने मीनाक्षी को अपने कैबिन में बुलाया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें वही ज्वेलरी रखी थी जो ध्रुव ने तारा के लिए डिजाइन की थी। लीजिए सर, आपकी अमानत, मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव ने बॉक्स खोला। अंदर एक पतला सा नेकलेस था जिसके पेंडेंट पर पोल स्टार बना हुआ था। उसे देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ध्रुव तारा, उसने खोए हुए स्वर में कहा। सर सच कहूँ, आप दोनों के नाम ही ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मीनाक्षी ने कहा। ध्रुव मुस्कुरा दिया। उसने बॉक्स संभालकर जेब में रखा और घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने तारा के लिए फूल और चॉकलेट भी खरीदी। आज वो बेहद खुश था। आखिरकार वो अपने दिल की बात तारा से कहने वाला था। घर पहुंचते उसने ड्राइवर से सामान कमरे में रखने को कहा और खुद अंदर जाने लगा। तभी घर के बाहर एक ऑटो आकर रुका। उसमें से तारा और तनीषा उतरी। ध्रुव ने घड़ी देखी, 7:30 बज चुके थे। ये दोनों इतनी देर से कहां से आ रही हैं? उसने मन ही मन सोचा। वो दोनों के अंदर आने का इंतजार करने लगा। उधर तारा और तनीषा ने जैसे उसे देखा, दोनों ने राहत की सांस ली। गुड लक तारा, अब सब तुम पर निर्भर करता है, तनीषा ने धीरे से कहा। तारा ने सिर हिला दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
वो नहीं जानती थी कि ग्रीष्मा का नाम सुनकर ध्रुव कैसे प्रतिक्रिया देगा। उसके पास आते ही ध्रुव बोला, तुम दोनों इतनी देर से कहाँ से आ रही हो और कितनी बार कहा है देर हो जाए तो ड्राइवर को बुला लिया करो। उसकी आंखों में चिंता देखकर तनीषा को अच्छा लगा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, तारा ने धीमे स्वर में कहा। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो ऊपर चलते हैं। ध्रुव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तनीषा उनके पीछे चल रही थी। तभी घर के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ध्रुव और तारा ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अगले ही पल ध्रुव भागता हुआ अंदर गया। तारा और तनीषा भी उसके पीछे दौड़ी। अंदर का दृश्य देखकर तीनों के कदम वहीं रुक गए। सामने ग्रीष्मा बैठी थी। वो बुरी तरह रो रही थी। रत्ना जी उसे चुप करा रही थी और एकता जी उसके माथे पर मरहम लगा रही थी। उसके कपड़े धूल से सने थे और माथे से खून बह रहा था। ग्रीष्मा को देखते ही ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो रत्ना जी के पास पहुंचा और चिल्लाया, माँ, ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? इसे अंदर किसने आने दिया? ध्रुव को देखते ही ग्रीष्मा उठी और उसे लिपट कर रोने लगी। तुम कहाँ चले गए थे ध्रुव? तुम सोच भी नहीं सकते। ग्रीष्मा को ऐसे ध्रुव से लिपटा देख तारा और तनीषा की आंखें फैल गई। ग्रीष्मा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ध्रुव ने उसे खुद से अलग कर दिया। गया मैं नहीं था, तुम गई थी, वो भी अपनी जगह तारा को बिठाकर। तुम्हें शर्म नहीं आई फिर से यहाँ आने में? फिर उसने रत्ना जी की तरफ देखा। और माँ, अगर ये यहाँ थी तो मुझे एक बार बता तो देती, मैं इस घर में कदम तक नहीं रखता। उसके शब्दों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। तारा और तनीषा एक दूसरे को हैरानी से देख रही थी। तारा को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला था। एकता जी बीच में बोली, अरे ध्रुव बेटा, ये ग्रीष्मा है, अपनी ग्रीष्मा, वही जिसे तुम प्यार। बेहतर होगा आप हमारे परिवार के मामले में एक शब्द भी ना बोले आंटी। मैं इस लड़की को भी अच्छी तरह जानता हूँ और आपको भी। रत्ना जी ने उसे शांत करने की कोशिश की। ध्रुव धीरे बोलो, अंदर माँ आराम कर रही है। ये सब आपको इसे घर में लाने से पहले सोचना चाहिए था। ध्रुव की आंखों से आंसू निकला। मेरा नहीं तो कम से कम तारा के बारे में सोच लेती। इसकी हालत ठीक नहीं थी बेटा। क्या आपको मेरी हालत ठीक लग रही है माँ? उसकी आवाज भर आ गई। फिर उसने तारा का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर बढ़ गया। ध्रुव, मेरी बात तो सुनो। रत्ना जी उसके पीछे आई। अब कोई फायदा नहीं है माँ, आप इसे अपने पास रखिए। मैं इसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तारा को लेकर घर से बाहर निकल गया। तारा बीच में कुछ बोल ही नहीं पाई। ध्रुव का गुस्सा देखकर उसने चुप रहना ही सही समझा। पीछे खड़ी रत्ना जी रो रही थी और ग्रीष्मा स्तब्ध होकर सब देख रही थी। उसे कभी सोचा ही नहीं था कि ध्रुव उसे देखकर इस तरह प्रतिक्रिया देगा। एक ही पल में उसका पूरा प्लान बिखरता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ही देर बाद वो घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठा था। वो गुस्से और दर्द दोनों से कांप रहा था। जैसे उसे गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको एक बार माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। नहीं तारा, माँ अच्छी तरह जानती है कि मुझे एक बार किसी इंसान से नफरत हो जाए तो मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसके बाद भी उन्होंने उसे घर में आने दिया। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसकी आवाज भरा गई। मैं सच में थक गया हूँ। तुम्हें लगता है मैं माँ की बात नहीं सुनता? मैंने उनकी खुशी के लिए उस लड़की से शादी तक करने की हाँ कहती थी। उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश की, लेकिन उसने आखिरी पल में मुझे धोखा दिया। उसके बाद से उसकी मेरे दिल और घर में कोई जगह नहीं है। तारा ने उसे अपने गले से लगा लिया। आप माँ को गलत समझ रहे हो ध्रुव। उसने ग्रीष्मा को अपनी जिंदगी में नहीं, सिर्फ इस घर में आने दिया है। आपने उसकी हालत देखी थी। माँ बस उसकी मदद करना चाहती थी। ध्रुव कुछ देर शांत रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। अगर उसे सच में मदद चाहिए ना तो मैं उसके मॉम डैड को यहाँ बुला लेता हूँ, लेकिन जब तक वो लड़की इस घर में है मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसे तुरंत फोन निकाल लिया। तभी तारा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मुझे उसका यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा ध्रुव। इसके इरादे कुछ और है। क्या मतलब? तारा ने पूरी बात बता दी। मैं और तन्नू मार्केट में थे। मैंने उसे वहाँ देखा था। वो मुझे देखकर भागने लगी। मैं आपको सब बताने घर आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो यहाँ पहुँच गई। जब मैंने उसे देखा था तब वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यहाँ उसके शरीर पर इतनी चोटें हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ध्रुव की आंखों में फिर गुस्सा उतर आया। बस यही वजह है कि उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाया। वो हमेशा लोगों के भरोसे से खेलती है। अब उसके मम्मी पापा ही आकर उसे यहाँ से ले जाएं। उसे तुरंत मिस्टर मेहता को फोन लगाया और सारी बात बता दी। उधर भावेश जी और सरिता जी पहले से ही राजस्थान में थे। जैसे उन्हें पता चला कि ग्रीष्मा सिंघानिया मेंशन में है, दोनों तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। रात के लगभग 10 बज चुके थे। ध्रुव अब भी तारा के साथ गाड़ी में बैठा था। वो घर के अंदर जाने को तैयार नहीं था। उधर घर के अंदर अलग ही माहौल था। रत्ना जी, एकता और ग्रीष्मा हॉल में थी। साहित्य और साक्षी भी वहीं मौजूद थे। तनीषा को गायत्री देवी के पास छोड़ दिया गया था ताकि उन्हें इस सब से दूर रखा जा सके। एकता चुपचाप ग्रीष्मा को देख रही थी। उसके मन में एक अजीब खुशी थी। अब आएगा मजा। मुझे तारा को सबक सिखाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लड़की खुद उसकी जिंदगी में तूफान ले आएगी। साक्षी ने ग्रीष्मा को घूरते हुए कहा, अब आप यहाँ क्यों आई है? उस दिन तो झूठ बोलकर भाग गई थी। साहित्य भी गुस्से में था। आ गई हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। अब इस घर में इनकी कोई जगह नहीं है। माँ ने रख लिया इसलिए बैठी है, वरना मैं होता तो धक्के मारकर बाहर निकाल देता। तुम दोनों चुप करोगे? रत्ना जी ने डांटते हुए कहा। कम से कम इसकी हालत तो देखो। साहित्य ने तुरंत जवाब दिया। और आपने एक बार भी ध्रुव भैया की हालत के बारे में सोचा? वो कितना टूट गए हैं, ये आपको दिखाई नहीं दिया? रत्ना जी कुछ पल चुप रही। ध्रुव अकेला नहीं है, उसके साथ तारा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो उसे संभाल लेगी और वापस घर भी ले आएगी। उनकी बात सुनकर ग्रीष्मा और एकता दोनों के चेहरे उतर गए। ग्रीष्मा मन ही मन सोचने लगी, अब तक ध्रुव ने मम्मी पापा को फोन कर दिया होगा। अच्छा, अब सबके सामने मुलाकात होगी। आज मुझे सबके सामने कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन कल तुम्हारी बारी होगी तारा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसी समय रत्ना जी उठी। मैं भाई साहब और सरिता जी को फोन कर देती हूँ। तुम आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। कभी ग्रीष्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी जी प्लीज मेरे पास रुक जाइए, मुझे इस वक्त किसी अपने की जरूरत है। उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देख साक्षी हंस पड़ी। मम्मी जी, ये हमारी मम्मी है और तारा भाभी की सास। आपका इनसे अब कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए ऐसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ग्रीष्मा ने धीमे स्वर में कहा, रिश्ता तो मेरा ही था, बस किसी ने धोखे से उसे अपना बना लिया। ये सुनकर साक्षी का गुस्सा और बढ़ गया। एकता के मन में एक अलग सा सुकून पनपने लगा, जैसे वो जानती हो कि उसका काम अब ग्रीष्मा बखूबी कर देगी। ग्रीष्मा को रोते देख एकता ने बीच में कहा, बस बेटा अब रोना बंद करो।
रत्ना, तुम बच्चों को यहाँ से ले जाओ, मैं आज रात ग्रीष्मा के साथ रुक जाती हूँ। साहित्य तुरंत बोल पड़ा। हाँ, हम समझ रहे हैं आप क्यों रुकना चाहती हैं। आप दोनों मिलकर तारा भाभी के खिलाफ प्लानिंग करेंगी। ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं बाहर सो जाऊंगा। जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। साक्षी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं भी यहीं रुकूंगी, ऐसे लोगों को देखभाल नहीं, पहरे की जरूरत होती है। रत्ना जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बच्चों को वहीं रहने की अनुमति दे दी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। खिड़की के पास खड़े होकर उन्होंने बाहर देखा तो दूर गाड़ी में ध्रुव और तारा अब भी बैठे थे। उनकी आंखें भर आई। अच्छा हुआ तारा मेरे बच्चे के साथ है। मैं कृष्णा को घर में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर इंसानियत भूल भी नहीं सकती थी। उनकी नजरें अब भी गाड़ी पर टिकी थी। पता नहीं मेरे बच्चे को और कितना सहना पड़ेगा। आज मैंने उसकी आंखों में जितना दर्द देखा उतना कभी नहीं देखा था। वो रो रहा था और मैं उसे गले तक नहीं लगा सकी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने खिड़की के पास कुर्सी खींची और वहीं बैठ गई। उनकी सारी चिंता बस उस गाड़ी में बैठे अपने बेटे पर जाकर टिक गई थी। गाड़ी की पिछली सीट पर ध्रुव तारा की गोद में सर रखकर लेटा था। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। तारा धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था, जब भी तुम्हें अपने दिल की बात बताने का सोचता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसे हालातों में चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता। बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उसे तारा का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू सो मच तारा, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। तारा की आंखें नम हो गई। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो क्या पड़ोसी की लड़की देगी? ध्रुव को टूटता हुआ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव उठकर बैठ गया। तारा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और कहने लगी, क्या हमारी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो सकती ध्रुव? जब भी हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कि हम 2 कदम पीछे चले जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ग्रीष्मा हमारे बीच। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और कहा, हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। तारा की आवाज कांप रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? ग्रीष्मा के मम्मी पापा आएंगे, वो हमेशा की तरह मुझे ही गलत समझेंगे। ऐसे में आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे? ध्रुव ने बिना देर किए जवाब दिया। मेरे रहते कोई तुम पर उंगली तक नहीं उठा सकता। मैं तुम पर एक सवाल तक खड़ा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी तारा पर आंख बंद करके भरोसा है। उसकी बात सुनते ही तारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया। वादा कीजिए, कुछ भी हो जाए आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वादा रहा, पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तब भी मैं तुम्हें अपने पास खींच लाऊंगा। मेरे रहते तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। तारा के हाथ डर से कांप रहे थे। ध्रुव ने उसे अपने गले से लगा लिया। आज की रात दोनों के लिए बहुत भारी थी। अगली सुबह तारा की आंख खुली। ध्रुव उसके कंधे पर सिर रखे सोए रहा था। उसे बाहर देखा तो रत्ना जी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। तारा ने मन ही मन सोचा, लगता है माँ पूरी रात नहीं सोई। उसने फिर ध्रुव की तरफ देखा और सोचने लगी, आई होप आप जल्दी इन सबसे बाहर निकल जाओ। अब और देर करना ठीक नहीं है। जब तक हम अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताएंगे तब तक इसके टूटने का डर बना रहेगा। उसे धीरे से झुककर ध्रुव के माथे को चूम लिया। ये पहली बार था जब वो खुद उसके इतने करीब आई थी। अचानक ध्रुव ने आंखें खोल दी और कहने लगा, थैंक गॉड आज तुमने मेरे गाल नहीं खींचे। तारा हड़बड़ा गई। आप सो नहीं रहे थे क्या? कोशिश कर रहा था लेकिन नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों दिल में एक डर बैठ गया है। मुझे इन सबसे ब्रेक चाहिए। एक बार ग्रीष्मा यहाँ से चली जाए फिर हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलेंगे। तारा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप गुस्सा ना करो तो एक बात कहूं? तुम कब से मेरे गुस्से से डरने लगी? रात के बाद से। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि आप माँ पर भी चिल्ला सकते हो। ध्रुव चलिए ना अंदर चलते हैं। ध्रुव का चेहरा फिर गंभीर हो गया। मैं तभी अंदर जाऊंगा जब वो लड़की वहां से चली जाएगी और तुम भी अंदर नहीं जाओगी। चुपचाप मेरे पास बैठी रहो। तारा ने खिड़की की तरफ देखा। आपके चक्कर में माँ पूरी रात नहीं सोई। वो सारी रात खिड़की पर बैठकर आपकी गाड़ी को देखती रही। कम से कम उनकी तो फिक्र कीजिए। ध्रुव ने ऊपर देखा। सचमुच रत्ना जी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गई। माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत दर्द दिया है। तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे हो। याद है जब आपने दादी की तबीयत की बात उनसे छिपाई थी तब वो कितनी नाराज हुई थी? 2 दिन तक आपसे बात नहीं की थी। अब आप भी वही कर रहे हो। ध्रुव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, सब तुम्हारे कहने पर मैं अंदर चलूंगा। सीधे ऊपर अपने कमरे में जाऊंगा। जब ग्रीष्मा चली जाए तो मुझे बता देना। तारा खुशी से मुस्कुरा उठी। उसे हमेशा की तरह उसके दोनों गाल पकड़कर खींच दिए। आप बहुत अच्छे हो ध्रुव। ध्रुव दर्द से चिल्ला उठा। हाँ, ये करना जरूरी था क्या? ऐसे थोड़ी देर पहले जो किया था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अगली बार जब तुम्हें मुझ पर प्यार आए तो उसी तरह कर लेना। उसकी बात सुनकर तारा का चेहरा लाल पड़ गया। वो शर्माकर अपना चेहरा उसके कंधे पर छिपाने लगी। ध्रुव उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आई लव यू तारा। उसे मन ही मन कहा। चलो अब अंदर चलते हैं। दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्हें घर की तरफ बढ़ते देखकर रत्ना जी के चेहरे पर सुकून आ गया। तारा ने ऊपर देखा तो रत्ना जी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। तारा ने भी होठों ही होठों में उन्हें धन्यवाद कहा। तभी अचानक सामने गाड़ी आकर रुकी। ध्रुव और तारा दोनों ठिठक गए। गाड़ी से भावेश और सरिता जी उतरे। ध्रुव के साथ तारा को देखकर सरिता जी की आंखों में नफरत उतर आई। उन्होंने तारा को इस तरह घूरा कि वो असहज हो गई। अगले ही पल ध्रुव उसके आगे आकर खड़ा हो गया और गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को देखने लगा। ध्रुव तुरंत तारा के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी वाइफ को इस तरह देखने से बेहतर होगा कि अंदर जो लड़की बैठी है उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाइए। भावेश जी को उसकी बात पसंद नहीं आई। लगता है इसके साथ रहते रहते तुम अपने संस्कार भी भूल गए हो। माना कि कोई और रिश्ता नहीं जुड़ा, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। ध्रुव ने बिना झिझके जवाब दिया। मेरे पापा के दोस्त मेरी पत्नी को इस तरह नफरत से नहीं देखते। उनकी आंखों में उसके लिए सम्मान और आशीर्वाद होता, गुस्सा नहीं। भावेश जी का चेहरा सख्त हो गया। तभी सरिता जी ने बीच में आकर बात संभाली। चलिए पहले हम अपनी बेटी से मिल लेते हैं,
पता नहीं इतने महीनों तक मेरी बच्ची किन हालातों में रही होगी। भावेश जी ने हामी भरी और दोनों अंदर चले गए। ध्रुव ने देखा कि तारा का चेहरा फिर से घबराहट से भर गया है। उसे उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने कहा ना, मेरे रहते कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तारा के होंठ कांपे। कभी आपने भी मेरे ऊपर। ध्रुव ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तारा की घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव कहने लगा, अगर तुम्हारा दिल अब भी डर रहा है तो हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। जब तक ये लोग यहाँ हैं हम बाहर ही रहेंगे। तारा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, हमें अंदर जाना चाहिए, कहीं हमारे वहां ना होने का फायदा ग्रीष्मा ना उठा ले। ध्रुव हल्का मुस्कुराया। यही तो मेरी बहादुर तारा है। हालातों से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे। दोनों अंदर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। शोर सुनकर गायत्री देवी को भी सब कुछ पता चल चुका था। कमरे में सभी लोग मौजूद थे। सरिता जी ग्रीष्मा को गले लगाकर रो रही थी। क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की, और यहाँ हम लोग इसके बारे में क्या क्या सोचते रहे। पता नहीं इसने कितना सहा होगा। ग्रीष्मा की आंखें भीगी हुई थी। मम्मा प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मेरी कोई गलती नहीं थी ये सब। उसकी बात पूरी होने से पहले ध्रुव बोल पड़ा। हाँ, गलती तुम्हारी थोड़ी थी। तारा को अपनी जगह बिठाकर जाना, एयरपोर्ट से गायब होना और फिर 9 महीने बाद अचानक वापस आना, ये सब शायद